स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। अध्याय 61 में भी एक टॉप स्टूडेंट हूँ। जो भी सवाल पूछना चाहो पूछ लो। चूंकि तुम मुझे एक हफ्ते का नाश्ता देने वाली हो, मैं एक और सवाल का जवाब देने का जोखिम उठा सकता हूँ, रोहन ने पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ कहा। घमंडी काव्या वर्मा होंठ सिकुड़कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। रोहन के इस सवाल को हल कर पाने या न कर पाने की बात अभी मुद्दा नहीं थी। काव्या अपने थके हुए दिमाग के साथ अचानक रोहन को परेशान होते देखने में बहुत रुचि महसूस करने लगी। अति आत्मविश्वास मत दिखाओ, मैं पहले एक टॉप स्टूडेंट थी। अगर तुम गलत जवाब दोगे या शायद धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं इसे तब हाँप लूंगी। यह मत सोचना कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, काव्या ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा और घर में घुसने के लिए मुड़ी। जब वह वापस बाहर आई तो उसके हाथ में कागज़ और पेन था और वह बालकनी पर एक छोटी लकड़ी की मेज के पास बैठ गई, कुछ लिखने और डूडल करने लगी। रोहन को कोई जल्दी नहीं थी, वह बस उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। काव्या के नाजुक चेहरे पर केंद्रित अभिव्यक्ति के साथ वह एक अलग तरह का आकर्षण बिखेर रहे बड़ी ही थी। उसके काले झरने जैसे बालों की एक लट अनजाने में नीचे खिसक गई और उसने इसे अपने नन्हे गोरे हाथ से कान के पीछे किया। एक साधारण हरकत फिर भी निरस्त करने वाली थी। अचानक रोहन को लगा कि एक खूबसूरत महिला की सराहना करना वाकई में एक सुख था। काश उसके पास बियर की एक कैन होती, लेकिन अफसोस उसके पास सिर्फ दूध का एक पैकेट था। रोहन ने दूध को अपनी पसंद का पे चुना, दूध पीते हुए सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। जल्द बड़ी ही काव्या खड़ी हो गई, अपने हाथ में कागज़ लहराते हुए रोहन पर मुस्कुराए। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं व्यक्तिगत रूप से नाश्ता बनाऊंगी और एक हफ्ते तक तुम्हें डिलीवर करूंगी। अगर तुम नहीं कर सके तो MPH, अगर मैं इसे नहीं कर सका तो मैं तुम्हारे लिए एक हफ्ते तक नाश्ता बनाऊंगा, रोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन यह संभावना नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही जीत चुका हूं। रोहन ने बालकनी के पार से पेन और कागज़ लिया। कागज़ पर आधा पेज टेक्स्ट था, सुंदर लिखावट, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये कविता नहीं थी, बल्कि यह अक्षरों, संख्याओं और सूत्रों के मिश्रण से भरा था। रोहन ने इस पर एक नज़र डाली। रक्तकमल, मेरे लिए इस सवाल को खोजो काव्य। कभी भी कुछ हवा में नहीं बनाएगी जब तक यह एक मौजूदा सवाल था, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। साधारण लोग शायद इसे नहीं ढूंढ पाते, लेकिन रक्तकमल कर सकती थी। रोहन का सोचना सही था। मालिक, ये 2016 का प्रायिकता सिद्ध आयत और गणितीय सांख्यिकी का प्रबंधन कक्षा के लिए मध्य क्षेत्र के एक निश्चित शहर में लिया गया परीक्षा सवाल है। अधिकांश प्रकाशित सामग्री में जवाब छोड़े गए हैं। 3 विश्वविद्यालयों के इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण योजनाओं में विस्तृत समाधान हैं। क्या मैं उन सभी को प्राप्त करूं? रक्तकमल ने पूछा। मुझे जवाब दो सभी, रोहन ने काव्या की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस हफ्ते का नाश्ता मुफ्त में नहीं मिलने वाला था, इसे थोड़े वास्तविक पदार्थ की जरूरत थी। काव्या ने देखा कि रोहन ने कागज़ लिया और इसे सिर्फ एक बार देखा, उस पर मुस्कुराया, फिर बालकनी की रेलिंग पर झुककर तेजी से जवाब लिखना शुरू कर दिया। क्या ये वाकई में सच है? आश्चर्यचकित और कुछ हद तक अपेक्षा के साथ काव्या सोचने लगी। कुछ ही मिनटों में रोहन ने सामने का हिस्सा पूरा किया, कागज़ को पलटा और पीछे की तरफ लिखना जारी रखा जब तक कि पूरा पेज पूरी तरह से भर नहीं गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कागज़ और पेन काव्या को वापस सौंप दिया। कल सुबह मैं नाश्ते में तले हुए अंडे, ब्रेड और कॉफ़ी चाहता हूँ। अंडों का यौल्क तरल नहीं होना चाहिए, नमक कम डालना और कॉफ़ी में ज़्यादा दूध डालना, रोहन ने निर्देश दिया और फिर वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा। हाँ, वह पहले से ही नाश्ते के लिए अनुरोध कर रहा है, काव्या ने MPH किया रोहन द्वारा दिए गए जवाब को देखते हुए। कितनी बदसूरत लिखावट, ये काव्या की पहली प्रतिक्रिया थी, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना जारी रखा उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। दरअसल काव्या बस अपने सोच में अटक गई थी। थोड़े से संकेत के साथ वह इसे खुद भी हल कर सकती थी। रोहन के विस्तृत जवाबों को देखत हुए काव्या को केवल थोड़ा तर्क करने की जरूरत थी और वह जान गई वे पूरी तरह से सही थे। क्या वह वाकई में इतना शानदार हो सकता है? काव्या ने सामने का हिस्सा पढ़ लिया जहां सभी जवाब पूर्ण थे। रोहन ने पीछे की तरफ क्या लिखा था? काव्या वर्मा ने भ्रमित नज़रों से कागज़ को पलटा और जल्दी से इसे स्कैन किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं, उनमें अविश्वास चमक रहा था। कागज़ के पीछे रोहन मल्होत्रा ने 2 और समाधान जोड़ दिए थे। काव्या वर्मा हतप्रभ होकर देखती रही, फिर अचानक ऊपर देखा और रोहन मल्होत्रा को पुकारा, अरे तुम यहाँ क्यों नहीं आते और हमारे लिए पढ़ाते हो? तुम्हारा प्रशिक्षण न करना वाकई में बर्बादी है। बर्बादी क्या?
न मल्होत्रा कमरे के अंदर अविश्वसनीय रूप से आत्ममुग्ध था, काफी घमंडी ढंग से हंस रहा था। अगले दिन जैसे ही रोहन मल्होत्रा बिस्तर से उठा, उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। काव्या वर्मा वादे के मुताबिक नाश्ते के साथ आथाई टोस्ट, कम नमक वाले पूरी तरह से पके तले हुए अंडे और ज़्यादा दूध वाली कॉफ़ी। प्रस्तुति काफ़ी आकर्षक थी। अगली बार कोई भी समस्या हो बस मेरे पास आना, रोहन मल्होत्रा ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। मैं भी कभी टॉप स्टूडेंट था। काव्या वर्मा ने उसे एक नज़र दी और मुड़ गई। एक खूबसूरत महिला द्वारा दिए गए नाश्ते के साथ रोहन मल्होत्रा पेट भरे होने के साथ ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था, और यहाँ तक कि काम पर जाते समय हवा भी ताज़ा लग रही थी। विभाग में पहुंचने पर विक्रय चौधरी, सौरभ मिश्रा और यमुना पहले से ही जल्दी आ चुके थे, बस अभी तक काम का आवंटन नहीं हुआ था। दरअसल 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उस किताब की सामग्री लगभग 7-8वें हिस्से तक पूरी हो चुकी थी, जिसमें छठे हिस्से से भी कम कार्यभार बाकी था, और कल की समय सीमा के अलावा उनके पास आज पूरा दिन बाकी था। हमारे पास ढेर सारा समय है, तो चलो कल की तरह पागलपन नहीं करते और खुद को थका देते, वरना मैं अकेला सैनिक बन जाऊंगा, फिर सारा काम मेरा अकेले का होगा। रोहन मल्होत्रा ने मजाक किया। चिंता मत करो, आज सुबह हमारा मुख्य काम कल किए गए काम को ठीक करना है। हमारे पास वाकई में ढेर सारा समय है, तो जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोपहर में हम किताब को पूरा कर लेंगे और यहाँ तक कि फोल्डआउट्स भी खत्म कर देंगे, विक्रय चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले से ही योजना बना ली थी। यमुना और सौरभ भी आराम से दिख रहे थे, सहमति में सिर हिलाते हुए। दरअसल कल उन्हें लक्ष्मण सिंह की छायादार रणनीतियों ने अचानक पकड़ लिया था, जिसके कारण उन्होंने घबराहट में काम जल्दी किया, लेकिन सौभाग्य से कोई बीमार नहीं पड़ा या थकान से नहीं गिरा। मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाऊंगा, जो चाहो ऑर्डर करो, रोहन मल्होत्रा ने बहुत उदारता से हाथ हिलाते हुए कहा। उसके खाते में अभी भी 10 लाख रुपये थे, जो बिना छुए थे। शानदार, विक्रय चौधरी और अन्य लोग खुशी से चिल्लाए। रोहन मल्होत्रा एक विचारशील नेता था और वे इसके लिए खुश थे। अंतिम ड्राफ्ट के संपादन के लिए मैंने वह हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है। देखो और बताओ कि क्या कुछ जोड़ना चाहत हो, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक USB ड्राइव विक्रय चौधरी को सौंपते हुए। तुमने इसे फिर से पूरा कर लिया। विक्रय चौधरी और अन्य लोगों की मुस्कान उनके चेहरों पर ठिठक गई, रोहन मल्होत्रा को अविश्वास के साथ देखते हुए। परसों रात रोहन मल्होत्रा ने अंतिम ड्राफ्ट का छठा हिस्सा प्रूफ रीड और सुधार लिया था, जिसने उन्हें पहले ही हैरान कर दिया था। कल का काम पूरी किताब का लगभग आधा हिस्सा था, 3 गुना मात। क्या रोहन मल्होत्रा ने ये सब पिछले रात देर तक अकेले किया था? क्या तुम इंसान भी हो? सौरभ मिश्रा ने गले में कुछ निगलते हुए नहीं रोक सका। ये कैसी बात है? यमुना ने सौरभ को एक नज़र से डांटा, लेकिन इसे बार बार सोचने के बाद उसने अंततः स्पष्ट रूप से बड़बड़ाया, ये वाकई में ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान कर सकता है। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे वाकई में नहीं पता था कि वे उसकी तारीफ कर रहे थे या उसे कोस रहे थे। चलो सब देख लो, विक्रय चौधरी और इंतजार नहीं कर सका। फाइलों को कंप्यूटर में कॉपी किया और यमुना और सौरभ को पास बुलाया, उनके सिर एक साथ झुके हुए देखने के लिए। यह विवरण अच्छा सुधरा है, पूरा स्तर पर उठ गया है। यहाँ मैं कल इस हिस्से को लेकर अनिश्चित था, पूरी रात सोचा और फिर भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन यह एक अच्छा बदलाव है, प्रभावशाली। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? विक्रय चौधरी और अन्य लोग प्रशंसा से भरे थे। प्रमोशन विभाग के बाहर लक्ष्मण सिंह अंदर कदम रखने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया और ध्यान से सुना। ये शानदार है, हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं, अंदर से एक सिंगल वाक्य ने लक्ष्मण सिंह को आप दिया। लक्ष्मण सिंह प्रमोशन विभाग में निरीक्षण के लिए आए और साथ ही कुछ कमियां निकालने और परेशानी पैदा करने के लिए, यहाँ के काम की प्रगति को बाधित करने के लिए। प्रमोशन का काम हमेशा लक्ष्मण सिंह के नियंत्रण में रहा था, इसलिए उनके पास ऐसा करने का अधिकार था। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह कल आयोजित की गई मीटिंग के परिणाम देखना चाहते थे। कल रात मीटिंग खत्म होने तक रोहन मल्होत्रा शांत और संयमित रहा, जिससे लक्ष्मण सिंह को वाकई में खींच हुई। लक्ष्मण सिंह के विचार में रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से ढोंग कर रहा होगा, बहादुरी का दिखावा कर रहा होगा। बंद दरवाजों के पीछे वह शायद हताश हो गया होगा, संभवतः पूरी रात ओवरटाइम मकाम किया होगा। लक्ष्मण सिंह उत्सुकता से एक थके हुए और परेशान रोहन मल्होत्रा को देखने की उम्मीद कर रहे थे। केवल तभी उन्हें संतुष्टि का एहसास होता। दुर्भाग्य से लक्ष्मण सिंह के लिए जैसे ही वे प्रमोशन व छोटी ई भाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने सुना कि काम लगभग पूरा होने वाला है, जिसने उन्हें चौंका दिया। लक्ष्मण सिंह की भौहें तुरंत गांठ की तरह सिकुड़ गईं और उन्होंने जोर से खांसा और फिर अंदर घुसे। जब रोहन मल्होत्रा, विक्रय चौधरी और अन्य लोगों ने देखा कि यह वे हैं, तो सभी हैरान रह गए। वे इतनी सुबह यहाँ क्यों थे? गुड मॉर्निंग श्री सिंह। गुड मॉर्निंग श्री सिंह। शिष्टाचारवश सभी ने लक्ष्मण सिंह का अभिवादन कर। छोटी ईया, श्री सिंह इतनी सुबह यहाँ? क्या आप मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं और आप स्वयं आए? रोहन मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। दरअसल रोहन मल्होत्रा आज अच्छे मूड में था। लक्ष्मण सिंह की आक्रामक मीटिंग रणनीति ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था, न ही उसे कोई नुकसान हुआ था।
ये स्वयं लक्ष्मण सिंह थे जिन्होंने बहुत ज्यादा बोला था, अब उनकी आवाज़ भारी थी। आक्रामक मीटिंग रणनीति बस एक मूर्खतापूर्ण कदम था जो दुश्मन को 1000 और खुद को 800 का नुकसान पहुंचाता था। लक्ष्मण सिंह को भी इसका एहसास हो गया था। उनका गला अब उन्हें मार रहा था। जो और भी बुरा था, उनके वरिष्ठ पिछले रात से शिकायत कर रहे थे। अगर मीटिंग्स इसी तरह चलती रहीं तो रोहन मल्होत्रा नहीं गिरेगा, पहले वे ही अपनी स्थिति खो देंगे। मीटिंग की बात, चलो उसमें जल्दबाजी न करें, लक्ष्मण सिंह ने भारी आवाज़ में कहा, कुछ अस्वस्थ दिखते हुए। मैं आप के काम की प्रगति देखने आया हूं, आप कितना आगे बढ़े हैं और क्या ड्राफ्ट कल सफलतापूर्वक जमा हो सकता है। रोहन मल्होत्रा की नज़र थोड़ी चमकी क्योंकि उसने विक्रय चौधरी के साथ नज़रें मिलाईं। तो वे स्थिति की वास्तविकता टटोलने आए थे। फिर आपकी चिंता के लिए धन्यवाद श्री सिंह, रोहन मल्होत्रा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैंने दरवाजे के बाहर से सुना कि अंदर हंसी और बातचीत थी। मुझे लगता है कि आपके परिणाम काफ़ी प्रभावशाली हैं। चलो मुझे दिखाओ, लक्ष्मण सिंह ने कहा। लक्ष्मण सिंह ने विक्रय चौधरी के कंप्यूटर पर नज़र डाली, जिसे विक्रय ने उनके आते ही बंद कर दिया था। चूंकि श्री सिंह देखना चाहते हैं, बेशक आप देख सकते हैं। श्री सिंह को दिखाओ, रोहन मल्होत्रा ने विक्रय चौधरी से कहा। कई सालों तक कार्यबल में रहने के बाद विक्रय चौधरी को रोहन मल्होत्रा के किसी संकेत के बिना भी पता था कि क्या करना है। विक्रय ने परसों पूरा किया गया काम खोला, छठा हिस्सा पूरा हुआ ड्राफ्ट। लक्ष्मण सिंह ने विक्रय चौधरी को धक्का देकर हटाया, बैठ गए और 2 पेज देखने के बाद उनका चेहरा बदल गया। लक्ष्मण सिंह, जो आमतौर पर सत्ता में मग्न रहते थे और निस्संदेह क्रूर थे, वाकई में क्षमता रखते थे, कम से कम एक मजबूत प्रशंसा करने की क्षमता, वरना विकास यादव उनकी ओर ध्यान नहीं देते। अब इस काम की उच्च गुणवत्ता लक्ष्मण सिंह की अपेक्षा से परे थी। क्या आप लोगों ने वाकई में ये किया? लक्ष्मण सिंह ने भारी आवाज में पूछा। अपनी हैरानी को छिपा नहीं सके। उन्होंने माउस पकड़ा, कुछ जगहों पर विवरणों को जूम इन किया और दूसरी जगहों पर अगत शैली देखने के लिए जूम आउट किया। ये सुंदर था, बस निर्दोष लक्ष्मण सिंह को झटका महसूस हुआ। प्रमोशन विभाग ने पहले कभी इस गुणवत्ता का काम नहीं किया था। क्या रोहन मल्होत्रा वाकई में इतना जबरदस्त हो सकता है कि पूरी टीम को असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करा दे? उसने ये कैसे किया? बुरा नहीं श्री सिंह, इसे पूरा करने में हमें काफ़ी मेहनत लगी, यमुना ने कहा। लक्ष्मण सिंह के हैरान चेहरे को देखकर कुछ गर्व महसूस करते हुए लक्ष्मण सिंह चुप रहे, फिर अचानक बोले, बस इतना ही। काम में वाकई में दिल लगाया गया था, लेकिन इसमें बहुत समय लगा होगा। गुणवत्ता पर्याप्त, लेकिन मात्रा पर्याप्त नहीं। अगर यह वाकई में उनका सब कुछ था तो लक्ष्मण सिंह थोड़ा निश्चिंत हो सकते थे, ये जानते हुए कि बचे हुए समय में प्रमोशन विभाग का इसे पूरा करना असंभव था। जो उन्हें वास्तव में डर था वह ये कि जो उन्होंने देखा वह इसका केवल एक हिस्सा था। लक्ष्मण सिंह की आंखों की गहराई में एक चालाकी भरी चमक गुजरी। रोहन मल्होत्रा और विक्रय चौधरी से कुछ भी निकालना निश्चित रूप से असंभव था, लेकिन बाकी लोग, उन्हें थोड़ा उकसाने से कुछ अप्रत्याशित खोज हो सकती थी। आपने जो कब छोटी किया है वह ठीक ठाक है, बस पास करने लायक, इसके अलावा प्रगति बहुत धीमी है। लक्ष्मण सिंह के चेहरे पर असंतोष दिखा, उनकी भौहें एक साथ सिकुड़ी क्योंकि उन्होंने एक की ओर फिर दूसरे की ओर सिर झुकाकर देखा। मैंने आपको इतना समय दिया और बिना लगातार अपडेट्स की मांग किए सुधार करने की आज़ादी दी, और आप बस इतना ही लेकर आए। रोहन मल्होत्रा प्रमोशन के प्रमुख के रूप में शानदार काम, मीटिंग्स में जोन आउट करना, अपने काम में ढील आपने तो पूरे विभाग को ढीला और लापरवाह बना दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको काम की दक्षता का मतलब भी समझ में आता है? काले को सफ़ेद करना, बकवास बातें करना। लक्ष्मण सिंह के शब्द तेजी से अप्रिय होते गए, गालियों का सहारा लिए बिना व्यंग्य की सीमा को धक्का देते हुए। अंत में यहां तक कि विक्रय चौधरी भी चुपके से भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके, इसे और सुनना मुश्किल पाते हुए। लक्ष्मण सिंह ने सभी की अभिव्यक्तियों को नोट किया और मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सके। बस हमेशा ईमानदार और स्पष्टवादी यमुना आखिरकार फट पड़ी। युवा लड़की क्रोध से भरी थी। लक्ष्मण सिंह के उस हाथ को झटक दिया जो उनकी नाक की ओर इशारा कर रहा था। उसका चेहरा ठंडा था। श्री सिंह, आपको कैसे पता कि यह हमारा सब कुछ है? शायद हम सिर्फ आपको दिखाना नहीं चाहते थे। अभी समय सीमा भी नहीं आई है, आपको हमें दोष देने का क्या अधिकार है? उसने मांग की। लक्ष्मण सिंह की नज़र टिमटिमाई। पकड़े गए विक्रय चौधरी ने मन ही मन आह भरी। यमुना अभी भी बहुत कच्ची थी। रोहन मल्होत्रा अभिव्यक्तिहीन था, उसे भी बहुत हो चुका था। उसने लक्ष्मण सिंह से चीजें छिपाई इसलिए नहीं की वह चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि लक्ष्मण सिंह कोई चाल चल देंगे। रोहन मल्होत्रा जानता था कि विक्रय चौधरी और अन्य लोग पहले से ही बहुत थक चुके थे और वह नहीं चाहता था कि वे और परेशानी सहें और इस गम दगी में और घसीटे जाएं। लेकिन लगातार झुकते रहना भी सभी का मनोबल कम कर रहा था और बर्दाश्त नहीं। रोहन मल्होत्रा ने उसे नहीं रोका। यमुना को अपना गुस्सा निकालने दिया। तो आपने कितना पूरा किया है? लक्ष्मण सिंह ने दबाव डाला। हम लगभग पूरा करने वाले हैं, अब खुश हैं? यमुना ने तीखेपन से जवाब दिया। उसके शब्द गूंज रहे थे। आप बार बार कहते हैं कि यह कंपनी के लिए है। आपने हमें ये लगभग असंभव कार्य दिया, स्पष्ट रूप से व्यक्त छोटी इगत बदला लेने के लिए आधिकारिक काम के बहाने।
अब आप हमें दोष देने आए हैं। आपके पास ये सब तर्क कहाँ से आता है? आप इस तरह से लोगों का समर्थन कैसे जीतने की उम्मीद कर सकते हैं? उसके आरोपों ने धीरे धीरे लक्ष्मण सिंह का चेहरा काला कर दिया। उन्होंने उससे जानकारी निकाल ली थी, लेकिन एक नन्ही लड़की द्वारा सार्वजनिक रूप से व्याख्यान दिया जाना उनके लिए एक सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अपमान था। अपना मुंह बंद करो, तुम किससे बात कर रही हो? लक्ष्मण सिंह ने घूरते हुए कहा। उनकी आवाज़ भारी थी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, तुम नन्ही छोकरी जिसके बाल अभी तक नहीं उगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम है निकाल दूंगा, विश्वास करो या नहीं। यमुना जिद्दी ढंग से वापस गाली देना चाहती थी, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने उसे एक तरफ खींच लिया। रोहन मल्होत्रा यमुना के सामने खड़ा हो गया, लक्ष्मण सिंह को अभिव्यक्तिहीन ढंग से देखते हुए। सहायक मैनेजर लक्ष्मण सिंह, आपके पास किसी को निकालने का अधिकार नहीं है। अब कृपया हमारे सामान्य काम में बाधा न डालें। रोहन मल्होत्रा ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उसका चेहरा सख्त हो गया। अगर आपको कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है तो मुझसे अकेले में मिलें, अगर नहीं तो कृपया चले जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? यह मत भूलो मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ। रोहन मल्होत्रा के शब्दों से लक्ष्मण सिंह के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। सबके सामने रोहन मल्होत्रा ने उन्हें चले जाने के लिए कहा था, हालांकि उन्होंने निकालो शब्द का उपयोग नहीं किया। लक्ष्मण सिंह को लगा कि यह लगभग वही था। मुझे इसे सरी बार कहने के लिए मजबूर मत करो। रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी आंखें ठंडी और सख्त की धमकी से भरी हुई। लक्ष्मण सिंह का चेहरा हरा पड़ गया क्योंकि उन्होंने विक्रय चौधरी और अन्य लोगों की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्तियां उदासीन थीं, उनकी आंखें शत्रुतापूर्ण। तुम सब इंतजार करो, तुम सब इंतजार करो। लक्ष्मण सिंह ने उनकी ओर इशारा करते हुए घबराहट में भाग निकले। जाते समय वह ठोक रखा गए, लगभग बुरी तरह गिरते हुए। उस समय गलियारा लोगों के आने जाने से व्यस्त था और कई लोगों ने लक्ष्मण सिंह की पूरी तरह से शर्मनाक स्थिति देखी। कर्मचारी सभी हतप्रभ रह गए। सभी जानते थे कि लक्ष्मण सिंह का नए विपणन निदेशक के साथ नहीं बनता था। अब रोहन मल्होत्रा ने आखिर क्या किया था कि उपमैनेजर सिंह इतने बेकार हाल में थे? चारों ओर से उत्सुक नजरें लक्ष्मण सिंह के गुस्से को और भड़का रही थी। उनकी भयंकर नज़र उन पर ऐसी थी जैसे कि वे उन्हें निगल लेंगे। उनके आसपास के लोग जल्दी से दूर हट गए। लक्ष्मण सिंह जितना इसके बारे में सोचते थे उतना ही अधिक अपमानित महसूस करते थे। उनका गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। वे त्रिकोण परियोजना के उपमैनेजर थे, फिर भी एक अधीनस्थ द्वारा सार्वजनिक रूप से बाहर निकाला गया था। यह अपमान असहनीय था। लक्ष्मण सिंह का चेहरा गुस्से से लाल था क्योंकि वे चंदन शर्मा के कार्यालय में तूफान की तरह घुसे। रोहन मल्होत्रा ने कहा था कि उनके पास उसे निकालने का अधिकार नहीं है ना? ठीक है, वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास यह अधिकार हो। विपणन विभाग में वापस रोहन मल्होत्रा के दबंग प्रदर्शन के पल ने यमुना और सौरभ मिश्रा को तालियां बजाने से रोक नहीं पाया। ये शानदार लगा, खासकर वह पल जब लक्ष्मण सिंह लगभग गिर गए, जो अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक था। लीडर दबंग है भाई, रोहन शक्तिशाली है, यमुना ने उत्साहपूर्वक कहा, कामना करते हुए कि वह रोहन मल्होत्रा को गले लगा ले। असामान्य रूप से इस बार यहाँ तक कि विक्रय चौधरी ने भी राहत की सांस ली। उम्र में बड़े होने के नाते उनके पास अधिक चिंताएं थीं और उन्होंने लंबे समय से ऐसी राहत महसूस नहीं की थी। फिर भी रोहन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लक्ष्मण सिंह की किसी भी गंदी चाल से सावधान रहो, विक्रय चौधरी ने चेतावनी दी। चिंता मत करो लक्ष्मण सिंह, हमारे मैनेजर रोहन के लिए कोई मुकाबला नहीं है। यमुना ने लक्ष्मण सिंह को तुच्छ समझा और रोहन मल्होत्रा की बहुत प्रशंसा की। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने कभी लक्ष्मण सिंह को गंभीरता से नहीं लिया। एक साधारण प्रोजेक्ट टॉप मैनेजर। वे रोहन मल्होत्रा सूर्यवंश समूह के भविष्य के अध्यक्ष थे। अगर अंकों की बात न होती तो क्या वे लक्ष्मण सिंह को बार बार उनके साथ चालबाजी करने की अनुमति देते? किसी भी हाल में उसकी परवाह मत करो, हम अपना काम करेंगे। कल मैं स्वयं उपमैनेजर सिंह के पास इनाम के लिए जाऊंगा, वह एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। रोहन मल्होत्रा ने हाथ हिलाते हुए घोषणा की। सभी हंसे और अपने कार्यों में वापस लग गए। उस समय त्रिकोण चौक में प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्यालय में लक्ष्मण सिंह चंदन शर्मा के सामने बैठे थे। उनकी आंखें लाल थी गुस्से से चिल्लाते हुए। मैं बस काम का निरीक्षण कर रहा था और अब विपणन विभाग विद्रोह करना चाहता है। उन्होंने मेरे साथ लगभग हाथापाई कर ली। मैं त्रिकोण परियोजना का उपमैनेजर हूं और मुझे एक झुंड कर्मचारियों ने धमकी दी है। इस मामले में आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। लक्ष्मण सिंह स्पष्ट रूप से नियंत्रण खो रहे थे, मेज पर हाथ पटकते हुए। प्रभाव से चाय के प्याले का ढक्कन उछल गया। चंदन शर्मा को सिर्फ देखकर ही उनके हाथ में दर्द महसूस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वे आत्मसंतुष्ट थे। तुम लक्ष्मण सिंह का भी दिन आया, तुम्हें सबक मिला। चंदन शर्मा ने सांत्वना देने और मामले को टालने का नाटक किया। वे रोहन मल्होत्रा के खिलाफ कोई कदम कैसे उठा सकते थे? लक्ष्मण सिंह भी मूर्ख नहीं थे। थोड़ा गुस्सा निकालने और कुछ समझ वापस पाने के बाद उन्होंने तुरंत चंदन शर्मा के सही रवैये को भांप लिया। श्री चंदन, इस मामले को गंभीरता से निपटाना होगा और उन्हें भारी सजा दी जानी चाहिए। अगर अधीनस्थों का अपने नेताओं को धमकाना स्वीकार्य हो गया तो प्रोजेक्ट टीम में अराजकता छा जाएगी।
आज यह मेरे साथ है, कल यह आपके साथ हो सकता है श्री चंदन, यह अनिवार्य है, इसके बारे में ध्यान से सोचो। लक्ष्मण सिंह के शब्दों में एक स्पष्ट धमकी थी। चंदन शर्मा ने भौहें ढाई और उनकी ओर देखा। लक्ष्मण सिंह की नज़र अंधेरी और अडिग थी। उनके पास एक या दो वफादार मैनेजर अभी भी थे। अगर वाकई में बदला लेने की बात आई तो यह चंदन शर्मा को सिरदर्द देने के लिए काफ़ी था। आप बिल्कुल सह बड़ी ही कह रहे हैं, इस मुद्दे को संबोधित करने की जरूरत है। चंदन शर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं तुरंत जांच करूंगा और अगर यह सच है तो मैं उन्हें कठोर सजा दूंगा, ऐसे हादसों को दोबारा होने से रोकने के लिए। चंदन शर्मा के ऐसा कहने के बाद ही लक्ष्मण सिंह की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हुई। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आज ही परिणाम होंगे। लक्ष्मण सिंह खड़े होकर चले गए। लक्ष्मण सिंह को विदा करने के बाद चंदन शर्मा ने दरवाज़ा बंद किया और इतना हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वाकई में संतुष्टिदायक। रोहन मल्होत्रा एक प्रतिभा था, उसे कुछ ही दिनों में वंदना जोशी को बाहर निकाल दिया और अब लक्ष्मण सिंह एक पागल कुत्ते की तरह पागल हो रहा था, अपना दिमाग खो रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा सक्षम व्यक्ति है तो मैंने श्री विनय से उसे पहले भेजने के लिए कहा होता। चंदन शर्मा खुद से बात करने से नहीं रोक सके। हालांकि मुद्दे का वाकई में कुछ आधिकारिक समाधान होना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद चंदन शर्मा ने प्रमोशन विभाग को फ़ोन किया ताकि रोहन मल्होत्रा के साथ स्थिति की पुष्टि की जा सके। उपमैनेजर सिंह आपके पास शिकायत करने आए। रोहन मल्होत्रा को चंदन शर्मा का फ़ोन आने पर आश्चर्य हुआ। ये स्थिति कुछ सामान्य नहीं थी। अगर लक्ष्मण सिंह उन्हें दबा नहीं पाए तो क्या उन्हें उपमहाप्रबंधक विकास यादव के पास नहीं जाना चाहिए था? चंदन शर्मा से संपर्क करके वह क्या हासिल करना चाह रहे थे? इस पर विचार करने के बाद रोहन मल्होत्रा को अचानक एक आभास हुआ। क्या यह हो सकता है कि लक्ष्मण सिंह विकास यादव को नहीं बता सकते थे, या शायद विकास यादव ने उन्हें हंगामा करने से मना किया था? इसका मतलब था कि विकास यादव शायद उनकी अपनी पहचान पर संदेह कर रहे थे। एक और पुराना लोमड़ इस तरह सोचते हुए, अगर यह न होता कि उन्होंने लगभग लक्ष्मण सिंह की पत्नी को जेल भेज दी या था और उनके साथ झगड़ा हुआ था, तो ये बहुत संभावना थी कि उपमैनेजर सिंह वाकई में शांत हो गए होते। सोचते हुए रोहन मल्होत्रा ने हाल की घटनाओं को संक्षेप में चंदन शर्मा को समझाया। फ़ोन काटने के बाद चंदन शर्मा ने एक पल के लिए सोचा और एक दुष्ट मुस्कान दी। लक्ष्मण सिंह, तुम कार्रवाई चाहते हो, मैं तुम्हें कार्रवाई दूंगा, लेकिन मेरे खत्म होने के बाद तुम्हें पछतावा न हो। काम के दिन के अंत से ठीक पहले एचआर और प्रशासन विभाग की रिसेप्शनिस्ट ने मुद्रित घोषणाओं का एक ढेर लिया और प्रत्येक कार्यालय में पहुंचाया। जिन्हें घोषणा मिली उनके जबड़े लगभग सदमे से गिर गए और बाद में उनकी अभिव्यक्तियां अजीब हो गईं। कुछ लोग हम सने से खुद को नहीं रोक सके और कोने में छिपकर हंसे। घोषणा प्रमोशन विभाग के बारे में थी। प्रोजेक्ट मैनेजर की आवाज़ में बोलते हुए चंदन शर्मा ने प्रमोशन विभाग की नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी के लिए कठोर आलोचना की। उपमैनेजर सिंह के निरीक्षण के दौरान कार्य विवाद के कारण उन्होंने नेतृत्व को जवाब दिया, जिससे खराब प्रभाव पड़ा। इसलिए परियोजना ने प्रमोशन विभाग की इस साल की वेतन वृद्धि को रद्द करने का निर्णय लिया। इसमें यह भी कहा गया कि यह उनका पहला अपराध था और इसके बाद अगर कोई विभाग फिर से अपराध करने की हिम्मत करता है तो उनका मैनेजर तुरंत निकाल दिया जाएगा। ये कैसी सजा थी? उनकी परियोजना की वेतन वृद्धियां हमें नए साल के बाद प्रस्तावित की जाती थीं और इस साल की पहले ही लागू हो चुकी थी। प्रमोशन विभाग की इस साल की वेतन वृद्धि को रद्द करना, इसमें और कोई सजा न देने में क्या अंतर था? इस घोषणा का एकमात्र उपयोग लक्ष्मण सिंह की शर्मनाक स्थिति को विभाग दर विभाग प्रसारित करना था और भविष्य के अपराधों के बारे में चेतावनी। व्यवहारिक रूप से लक्ष्मण सिंह के गुट के लिए एक धमकी थी। चंदन शर्मा, तुम कमीने। इसे पढ़ने के बाद लक्ष्मण सिंह की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने गुस्से में घोषणा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। रोहन मल्होत्रा, लक्ष्मण सिंह की अभिव्यक्ति भयंकर थी। लगता है मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत विनम्र था, आज से हमारे बीच यू अधः। लक्ष्मण सिंह अपने कार्यालय में एक पागल लकड़बग्घे की तरह इधर उधर टहल रहे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अब वे वाकई में रोहन मल्होत्रा से छुटकारा पाना चाहते थे। बार बार इस आदमी ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया था। लक्ष्मण सिंह, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहते थे, अब उस नाम का जिक्र होने पर ही सिरदर्द महसूस करते थे। उन्हें नींद में भी मानसिक थकान होने लगी थी। यह ऐसे नहीं चल सकता था, ये सोचकर कि अगले दिन रोहन मल्होत्रा उनके सामने भवन ब्रोशर का उच्च गुणवत्ता वाला अंतिम ड्राफ्ट लहराएगा। लक्ष्मण सिंह का सिरदर्द और बढ़ गया, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए एक कारण चाहिए था, वरना उपमहाप्रबंधक विकास यादव को समझाना मुश्किल होता। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं रोहन मल्होत्रा को उसका कार्य पूरा नहीं करने दूंगा। लक्ष्मण सिंह ने गहरी सांस ली और योजना बनाना शुरू किया। केवल अगर रोहन मल्होत्रा अपने काम को पूरा करने में विफल रहा तभी उनके पास उसके साथ और निपटने का कारण होगा। अगर रोहन मल्होत्रा ने सब कुछ अच्छे से और जल्दी कर लिया तो फिर क्या योजना बनानी थी? समस्या ये थी कि भवन ब्रोशर पेशेवर और सुंदर ढंग से तैयार की या गया था। रोहन मल्होत्रा कोई मूर्ख नहीं था, वह निश्चित रूप से चंदन शर्मा और अन्य लोगों से अपनी पैरवी करवाएगा। लक्ष्मण सिंह इसे बस कचरा कहकर खारिज नहीं कर सकते थे। ये काम नहीं करता। शायद इसे किसी और को
से देखना बेहतर होगा। लक्ष्मण सिंह की नज़र चमकी और उनके मुंह के कोनों पर एक कुटिल मुस्कान खेल गई। उदाहरण के लिए विपणन विभाग को भीतर से कमज़ोर करना, उनके अधीनस्थों के बीच मतभेद और विश्वासघात पैदा करना है का दूसरे को पीठ में छुरा घोंपना, ये ऐसी चीज़ें थीं जो लक्ष्मण सिंह अक्सर करते थे, वे इसमें माहिर थे। इस बार अगर वह रोहन मल्होत्रा के आसपास के लोगों को पीठ में छुरा घोंपने के लिए मजबूर कर सकते थे, इस सोच पर लक्ष्मण सिंह थोड़ा उत्साह से कांप उठे। इस समय विपणन विभाग के लोग रोहन मल्होत्रा की इतनी आज्ञाकारी क्यों थे? क्योंकि रोहन मल्होत्रा ने उन्हें लाभ का वादा किया था। एक मैनेजर क्या लाभ दे सकता था जो कुछ तू मैं दे सकते हो, मैं लक्ष्मण सिंह उसका दोगुना दे सकता हूँ। लक्ष्मण सिंह ने अपने आप में तिरस्कार किया। मैं देखना चाहता हूँ कि पैसों में इंसान का दिल कितना वजन करता है। बस एक व्यक्ति को प्रलोभन का विरोध न करन, एक दो और तुम्हें थोड़ा अतिरिक्त दे दो, तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। विपणन विभाग सभी अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, अंतिम सुधारों पर काम कर रहे थे। भवन ब्रोशर का बचा हुआ छठा हिस्सा दोपहर तक लगभग पूरा हो गया था। दोपहर में एक साधारण त्रिपट पत्रक तो और भी छोटी बात थी। काम का बोझ हल्का होने के साथ रोहन मल्होत्रा ने अपने हाथ खाली कर लिए और अपनी दूसरी योजना पर काम शुरू किया, जो भी समाप्त हो रही थी। कुल मिलाकर दिन का काम बहुत आरामदायक था। शाम को रोहन मल्होत्रा हमेशा की तरह समय का पाबंद ने सभी को जाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एक मिनट भी रुकने नहीं दिया। हालांकि विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा हमेशा की तरह आखिरी में निकले, क्योंकि वे पास में रहते थे और उन्हें जल्दी नहीं थी। रोहन मल्होत्रा को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक ओवरटाइम नहीं था, देर से जाना ठीक था। विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा हमेशा की तरह लाइट बंद करके जाने वाले थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, लक्ष्मण सिंह अंदर आए। अभी जल्दी मत जाओ तुम दोनों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लक्ष्मण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत ही मिलनसार दिखते हैं छोटे ओए, आप हमसे बात करना चाहते हैं? विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, मेरे पास तुम दोनों से थोड़ी सी बात करने के लिए है। लक्ष्मण सिंह ने विक्रय चौधरी की ओर देखा और मुस्कुराया। आज चलो पहले विक्रय से शुरू करते हैं। मेरे कार्यालय में आओ। सौरभ, तुम यहाँ थोड़ा इंतजार करो। बिना एक और शब्द कहे लक्ष्मण सिंह मुड़कर चले गए। विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा ने एक दूसरे की ओर देखा, महसूस करते हैं छोटे ओए की कुछ गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ, विक्रय चौधरी ने सौरभ मिश्रा से कहा और फिर दूसरों के पीछे चल दिए। सौरभ मिश्रा ने भौहें सिकुड़ी और एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। क्या उपमैनेजर सिंह हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? सौरभ मिश्रा, जो स्वभाव से डरपोक थे, जितना सोचते गए उतना ही अधिक असहज महसूस करने लगे। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, हिचकिचाए, लेकिन फिर भी एक संदेश भेज दिया। प्रोजेक्ट उपमैनेजर का कार्यालय। लक्ष्मण सिंह ने विक्रय चौधरी को अंदर आते देखा, उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। वास्तव में खड़े हो गए और व्यक्तिगत रूप से विक्रय चौधरी के लिए एक कप चाय डाली। ये दुर्लभ था। विक्रय चौधरी कुछ हद तक चापलूस बड़ी ही महसूस करते हुए दोनों हाथों से चाय का प्याला स्वीकार किया। यह आभार की अभिव्यक्ति लक्ष्मण सिंह को बहुत भाए। विक्रय, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हारी हाल की स्थिति के बारे में पता कर सकूं। तुम इतने लंबे समय से हमारी कंपनी में हो और इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी तुम एक निचले स्तर के कर्मचारी हो। क्या तुम्हें इस बारे में कोई शिकायत है? लक्ष्मण सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, बस कभी भी नए लीडर द्वारा सौंपा गया काम थोड़ा थकाऊ होता है, विक्रय चौधरी ने कहा। लगता था कि उनके पास रोहन मल्होत्रा के बारे में कुछ राय थी। लक्ष्मण सिंह को अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने विक्रय चौधरी की ओर से नाराजगी का चेहरा बनाए रखा। जब वंदना जोशी ने इस्तीफा दिया तो मैंने श्री चंदन से इसका जिक्र किया कि विक्रय में क्षमता और बुद्धिमत्ता है। सुपरवाइजर का पद उनका होना चाहिए था। लेकिन अंत में तुम जानते हो, श्री चंदन सहमत नहीं हुए। श्री विनय ने जिद करके रोहन मल्होत्रा को लाया। क्या ऐसा है? विक्रय चौधरी ने गहरी भौहें चढ़ाईं। तुम्हें देखो, एक योग्य वयोवृद्ध किसी युवा के द्वारा पर प्रबंधित उसके आदेश लेते हुए, क्या तुम वाकई में संतुष्ट हो? लक्ष्मण सिंह ने जीभ चटकाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रोहन मल्होत्रा सब चिकनी चुपड़ी बातें करता है। उसके शब्द संगीत से भी मधुर हैं, लेकिन वह योजनाओं और रसाजिशों से भरा है। इस रफ्तार से वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लक्ष्मण सिंह का चेहरा विक्रय चौधरी के लिए चिंता से भरा था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? विक्रय चौधरी ने दुखी अभिव्यक्ति के साथ कहा। एक मौका है। लक्ष्मण सिंह अंदर से खुश हुए और करीब झुककर विक्रय चौधरी से फुसफुसाए। विक्रय, देखो, हमारी परियोजना में लोग जो मेरे साथ लक्ष्मण सिंह के साथ खड़े होते हैं, क्या मैंने कभी उनके साथ बुरा किया है? अगर तुम मेरे साथ आता खड़े हो तो मैं गारंटी देता हूं कि जल्द ही तुम प्रमोशन विभाग के प्रमुख बन जाओगे। मैं आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं? विक्रय चौधरी कुछ हद तक प्रलोभित लगे। लक्ष्मण सिंह ने एक कुटिल मुस्कान दी। तुम मेरे और रोहन मल्होत्रा के बीच की शर्त के बारे में जानते हो, उस ब्रोशर ड्राफ्ट के बारे में। चूंकि तुम मेरे साथ खड़े होने जा रहे हो, तुम नहीं चाहोगे कि मैं उससे हार जाऊं, है ना? विक्रय चौधरी को अचानक समझ आया और उन्होंने सिर हिलाया। फिर उन्होंने हंसा, एक हंसी जिसमें चालाकी और थोड़ा मजाक का पुट था। ये हंसी कुछ सही नहीं लगी। लक्ष्मण सिंह ने भौहें सिकुड़ी। वे कोई मूर्ख नहीं थे और विक्रय चौधरी की अभिव्यक्ति में
अचानक बदलाव ने उन्हें एक अशुभ अनुभव दिया। तो तुम साथ हो या नहीं, लक्ष्मण सिंह ने भौहें चढ़ाकर पूछा। विक्रय चौधरी खड़े हो गए, अपनी पैंट को थपथपाया जैसे कि बैठने से उनकी पैंट गंदी हो गई हो। श्री सिंह, मैं बस एक निचले स्तर का कर्मचारी हूं, बिना महत्वाकांक्षा, बिना आकांक्षाओं के। इन सभी वर्षों में मेरी कभी लीडर बनने की इच्छा नहीं रही। विक्रय चौधरी ने हंसते हुए कहा, आपको एक निचले स्तर के कर्मचारी की मदद की जरूरत नहीं है ना, छुट्टी का समय हो गया है, मैं पहले निकलता हूं। वह सारी बकवास कौन उसका शिकार होता। विक्रय चौधरी के मुंह के कोने में तिरस्कार का एक पुट दिखा। तुम, लक्ष्मण सिंह ने विक्रय चौधरी को जाते ह छोटे हुए देखा, गुस्से से जलते हुए। ये बूढ़ा लोमड़, वह शुरू से ही उनका मजाक उड़ा रहा था। लक्ष्मण सिंह गुस्से से कांपते हुए एक पल के लिए शांत हुए और फिर फोन उठाकर प्रमोशन विभाग को कॉल किया। फोन सौरभ मिश्रा ने उठाया। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लक्ष्मण सिंह की विनम्रता कम थी, गुस्सा अधिक। पहले तो वे गुस्से में थे और दूसरी बात, सौरभ मिश्रा विक्रय चौधरी से अलग थे, स्वभाव में कमजोर। ऐसे लोगों पर अच्छे शब्द बर्बाद होते हैं, उन्हें अधिकार से तोड़ना बेहतर है। मैं एक चालाक बूढ़े आदमी को नहीं संभाल सकता। लक्ष्मण सिंह ने फोन रखा, दांत पीसते हुए एक रीढ़हीन काया। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उसे नीचे नहीं ला सकता। लक्ष्मण सा छोटी ई आह ने फोन रखा, उनका दिल गुस्से से जल रहा था, नाराजगी से हाँफते हुए। थोड़ी देर बाद सौरभ मिश्रा आए, दरवाजे पर खड़े होकर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, हल्के से खटखटाकर अपनी उपस्थिति की याद दिलाए। राव, लक्ष्मण सिंह ने अधीरता से उनकी ओर देखा, उनके सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए। वहां बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब जाकर सौरभ मिश्रा अंदर आए और कुछ हद तक अटपटे ढंग से उनके सामने बैठ गए। ऐसा आदमी अब युवा नहीं रहा और फिर भी एक औरत की तरह शर्मिला, मूर्ख, बेकार, असफल। लक्ष्मण सिंह वास्तव में सौरभ मिश्रा को अपने दिल के तह से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सौरभ, तुम इस परियोजना में काफी समय से हो और मैं मुझसे बात करना चाहता था। लक्ष्मण सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी उंगली से बार बार मेज पर ठकठकाया, प्रत्येक ठकठक के साथ बोलते हुए, तुम्हारी तनख्वाह कम नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन यह अच्छा नहीं है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस नौकरी के लिए उपयुक्त हो। उपमहाप्रबंधक विकास यादव को इससे ज्यादा नफरत और कुछ नहीं कि कोई अपनी जगह पर आलस करे। तुम कॉपीराइटिंग में हो तो तुम्हें इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। मैं समझता हूं, लेकिन श्री सिंह, मैं, सौरभ मिश्रा ने समझाने की कोशिश की। लक्ष्मण सिंह ने अपना हाथ उठाया, उन्हें कठोरता से रोकते हुए। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। संक्षेप में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो तुम खतरे में हो। लक्ष्मण सिंह का लहजा और भारी हो गया। सौरभ मिश्रा का चेहरा स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। लक्ष्मण सिंह रुके, फिर आगे झुके। हाँ, हालांकि तुम पहले वंदना जोशी के साथ काम करते थे तो तुम मेरे अधीनस्थों में से एक गिने जाते हो। लक्ष्मण सिंह के, मैं इतना दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ कृतज्ञता दिखा नहीं होगी है ना। बोलने के बाद लक्ष्मण सिंह सीधे बैठ गए, दिल से जोर देकर। यहाँ की तनख्वाह इतनी अधिक है, इंद्रपुर में ऐसी नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। धमकियां और डराना लक्ष्मण सिंह का स्टाइल। लक्ष्मण सिंह ने देख कि सौरभ मिश्रा की भौहें सिकुड़ गईं, चुप, जैसे स्थिति की गंभीरता पर विचार कर रहे हों। अब तुम जिस पर भरोसा कर सकते हो वह कोई मैनेजर नहीं बल्कि मैं हूं। लक्ष्मण सिंह ने स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया। जितना अधिक वे देखते थे उतना ही उन्हें लगता था कि इस तरह के मूर्ख के साथ इधर उधर की बातें करना केवल समय की बर्बादी थी। एक शब्द में, अगर तुम यहाँ काम करना जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सौरभ मिश्रा ने सिर उठाकर पूछा। लक्ष्मण सिंह मुस्कुराए, अपनी आवाज को और धीमा करते हुए। मैं तुमसे आग लगाने या हत्या करने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं उस मल्होत्रा नाम के आदमी के खिलाफ जाने के लिए। मुझे बस तुम्हें उन भवन ब्लूप्रिंट्स में कुछ छोटे समायोजन करने की जरूरत है, शायद बस एक दशमलव बिंदु को हटाना। ये छोटी मोटी खामियां दूसरों को नजर नहीं आएंगी और तुम पर शक नहीं करें गे। कैसा रहेगा अगर तुम ये कर दो? तो मैं गारंटी देता हूं कि अगली बार तुम्हारी तनख्वाह में 30% की बढ़ोतरी होगी। लक्ष्मण सिंह ने पहले डंडा दिखाया, फिर गाजर लटकाए। उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा कमजोर आदमी इस तरह के हमले का विरोध कर सकता है। सौरभ मिश्रा ने गहरी सांस ली। तुम साथ हो या नहीं? लक्ष्मण सिंह ने अचानक मेज पर ठकठकाया और फुसफुसाया। सौरभ मिश्रा डर गए, दांत पीसे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आखिरकार मन बना लिया। लक्ष्मण सिंह को लगा कि जीत उनकी पहुंच में थी। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। सौरभ मिश्रा के एक वाक्य से लक्ष्मण सिंह के चेहरे पर मुस्कान जम गई। तुमने क्या कहा? लक्ष्मण सिंह की भौहें सिकुड़कर गांठ बन गईं, उनकी नज़र खतरनाक थी। सौरभ मिश्रा की आंखें हालांकि धीरे धीरे दृढ़ संकल्प से भर गईं। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। दूसरी बार जब उन्होंने इसे दोहराया तो ये पहली बार से कहीं अधिक दृढ़ और संकल्पित था। ईमानदार लोग आसानी से धमकाए जाने वाले लगते हैं, लेकिन जब वे जिद्दी हो जाते हैं तो वे किसी से भी अधिक कठोर होते हैं और वे वफादारी को और भी अधिक महत्व देते हैं। तुम, लक्ष्मण सिंह की माथे की नसें स्पष्ट रूप से फड़क रही थीं। विद्रोहपूर्ण विद्रोह, पहले यमुना, फिर विक्रय चौधरी और अब सौरभ मिश्रा भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे थे।
ये शापित नीच, क्या तुम्हें परिणामों का अंदाजा है? लक्ष्मण सिंह ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं सौरभ शायद डरपोक हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी थोड़ा सा गर्व है। सौरभ मिश्रा आत्मविश्वास के साथ खड़े हो गए। बखूब कहा। लक्ष्मण सिंह कुछ और कहने ही वाले थे कि अचानक कब छोटी इसी ने दरवाजे के बाहर से अपनी आवाज़ बुलंद की, कथक नाट्य की तरह समर्थन में चिल्लाते हुए। दोनों ने देखा और सौरभ मिश्रा की आंखों में एक चमक कौंध गई। यह विक्रय चौधरी थे। बेटा, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है और यह पहली बार है जब तुमने इतनी मर्दानगी दिखाई है। विक्रय चौधरी ने अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। सौरभ मिश्रा को अंगूठा दिखाया, हिम्मत वाला। सौरभ मिश्रा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई, जैसे कि उन्हें सबसे बड़ी मान्यता मिल गई हो, और वे विक्रय चौधरी की ओर बढ़ गए। तुम वापस कैसे आए? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक है? लक्ष्मण सिंह ने विक्रय चौधरी पर गुस्से से घूरा। श्री सिंह, आपको अपना समय बर्बाद करने की बड़े उरत नहीं है। प्रमोशन विभाग में कोई गद्दार नहीं है, नहीं कभी होगा। विक्रय चौधरी ने लक्ष्मण सिंह से हंसते हुए कहा। आपको शायद वित्त विभाग से बात करनी चाहिए। कल हमारे सुपरवाइजर रोहन आपसे बोनस के लिए पूछने आएंगे और आप इसे मंजूर करने में असफल न हो। लक्ष्मण सिंह विक्रय चौधरी की मुस्कुराहट पर गुस्से से कांप उठे। सौरभ मिश्रा नए आत्मविश्वास के साथ विक्रय चौधरी के बगल में खड़े हो गए, उनकी ओर सीधे देखते हुए। श्री सिंह, अगर और कुछ नहीं है तो हम पहले निकलते हैं। विक्रय चौधरी ने हंसते हुए कहा। सुपरवाइजर रोहन एक अच्छे इंसान है, बहुत काबिल। उन्होंने आखिरकार हमें ओवरटाइम न करने का हक दिलाया और हमें इसका पूरी तरह आनंद लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल, सौरभ मिश्रा ने सहमति में हंसते हुए कहा। लक्ष्मण सिंह को लगा जैसे उनकी नाक गुस्से से टेढ़ी होने वाली थी। बहुत घमंडी, न सिर्फ रोहन मल्होत्रा बल्कि पूरा प्रमोशन विभाग बहुत घमंडी था। गुस्सा चरम पर होने पर लक्ष्मण सिंह वास्तव में अजीब ढंग से हंसने लगे। उनकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। विक्रय, क्या तुम्हें पता है कि मेरा विरोध करने का क्या परिणाम होता है? लक्ष्मण सिंह ने खतरनाक ढंग से कह आया। मत भूलो, मैं तुम्हारे विभाग का प्रत्यक्ष सुपरवाइजर हूं। मैं हाँ, मेरे पास तुम्हें सीधे निकालने की शक्ति शायद न हो, लेकिन तिमाही मूल्यांकन आने वाला है और मैं तुम्हारे काम का मूल्यांकन करूंगा। एक बार जब मैं वह सौंप दूंगा उपमहाप्रबंधक विकास यादव को, तुम्हें निकालने का कारण मिल जाएगा। तुम सबको निकाल दिया जाएगा। नौकरी की सुरक्षा को भूल जाओ और तुम इसके साथ ठीक हो। लक्ष्मण सिंह ने तंज कसा। क्या वफादारी आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उन्हें विश्वास नहीं था ये लोग केवल कुछ दिनों तक साथ थे। क्या वे वाकई में एकजुट हो सकते थे? लक्ष्मण सिंह के बोलने के बाद यहाँ तक कि सौरभ मिश्रा भी हंसे और विक्रय चौधरी ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्तियों ने लक्ष्मण सिंह को चौंका दिया। उनके सामान्य चापलूस सुपरवाइजर हमेशा चाटुकार, आज्ञाकारी और चिंतित व्यवहार रखते थे, जिससे लक्ष्मण सिंह को लगता था कि वह उनकी किस्मत और जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। और अब ये छोटे कर्मचारियों पर भी काम नहीं कर रहा था। श्री सिंह, विक्रय चौधरी को वास्तव में लक्ष्मण सिंह के लिए दया आई। वे शब्द शायद सुपरवाइजरों को डरा सकते हैं, लेकिन हमारे पर बेकार हैं। हम निचले स्तर के कर्मचारी कहीं भी गुजारा कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूं अगर हम नौकरी बदलते हैं तो अगली जगह अधिक तनख्वाह देगी और शायद वहां का बॉस ज्यादा समझदार होगा। सौरभ मिश्रा ने मुस्क छोटे उड़ाते हुए जोड़ा। कर्मचारियों को निकालने की धमकी देकर डराना, जैसे कि यह जिंदगी भर की गारंटीशुदा नौकरी हो। लक्ष्मण सिंह हक्का-बक्का रह गए। उनके सिर में एक भिनभिनाहट की आवाज़ गूंज रही थी। उनकी धमकी वास्तव में एक मजाक बन गई थी। मैं तुम्हें अभी निकाल दूंगा, मैं तुम सबको अभी इस पल निकाल दूंगा। लक्ष्मण सिंह ने पैर पटकते हुए गरजते हुए कहा। अगर तुम जाना चाहते हो तो निकल जाओ तुम सब। श्री सिंह, मैंने पहले ही कहा है, तुम्हें उन्हें निकालने की योग्यता नहीं है। एक परिचित आकृति विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा के पीछे खड़ी थी। अगर कोई जाने वाला है तो तुम पहले जाओगे। रोहन मल्होत्रा की नज़र तीक्ष्ण थी, क्योंकि उन्होंने दबंग ढंग से कहा। रोहन मल्होत्रा का चेहरा पानी की तरह शांत था, क्योंकि वे आगे बढ़े। विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा के पास से गुजरते हुए रोहन मल्होत्रा ने उन्हें एक सच्ची चमकती मुस्कान दी। वे थोड़ी देर से आसपास थे और उन्होंने बातचीत का हिस्सा सुन लिया था। विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा ने जिस तरह उनका साथ दिया, उससे उनका दिल गर्म हो गया, और अब उनकी बारी थी उनके लिए खड़े होने की। विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा ने रोहन मल्होत्रा को मुस्कुराया, बाएं और दाएं हट गए और रास्ता बना दिया। विक्रय चौधरी और अन्य लोगों के सामने खड़े होकर रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नजर टिकाए। तुम वापस क्यों आए? क्या तुम पहले ही नहीं चले गए थे? रोहन मल्होत्रा को देखते ही लक्ष्मण सिंह का चेहरा एक पल में भद्दा हो गया। अब वे रोहन मल्होत्रा से नफरत भी करते थे और डरते भी थे। उन्होंने जानबूझकर उस समय को चुना था जब रोहन मल्होत्रा वहां नहीं थे, ताकि परेशानी खड़ी कर सकें। यह उम्मीद नहीं थी कि रोहन मल्होत्रा वापस आ जाएंगे। रोहन मल्होत्रा चले गए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें सौरभ मिश्रा का संदेश मिला और वे तुरंत वापस लौट आए। वहां खड़े होकर वे गुस्से से भरे हुए थे और उनकी नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी। लक्ष्मण सिंह का गुस्सा चुपके से दब गया। श्री सिंह, हमारे बीच का संघर्ष कुछ सीमाओं में होना चाहिए। अगर आप मेरी सीमा रोहन मल्होत्रा की सीमा को पार करते हैं तो श्री यादव भी आपको नहीं बचा पाएंगे। रोहन मल्होत्रा ने धीमी आवाज में कहा, जो चिल्लाने से भी अधिक वजनदार थी।
उपमहाप्रबंधक विकास यादव का नाम लेते हुए उन्होंने जरा भी संकोच न ही किया। रोहन मल्होत्रा का कभी भी श्री यादव के सामने अपनी पहचान उजागर करने का इरादा नहीं था, क्योंकि उनकी रुचि केवल काम और योग्यता अर्जित करने में थी। उनकी श्री यादव और विनय गुप्ता के बीच के संघर्ष में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अगर कोई उन्हें उकसाता तो उन्हें उनका संतुलन बिगाड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। लक्ष्मण सिंह के दिल की गहराई से अचानक ठंडक उठी। उनका मुंह खुला जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कुछ निकला नहीं। चलो, रोहन मल्होत्रा ने कहा बिना उनकी ओर एक और नज़र डाले। मुझे अपने हाथ से इशारा किया और तेजी से चले गए। विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा ने एक मुस्कान साझा की और जल्दी से रोहन मल्होत्रा के बड़ी पीछे चल दिए। रोहन मल्होत्रा और उनके समूह को जाते हुए देखकर लक्ष्मण सिंह का चेहरा बैंगनी पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी छाती में कई पाउंड रुई ठूसी हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक जोरदार मुक्के के साथ लक्ष्मण सिंह ने अपनी छाती को ढोल की तरह पीटा और तब जाकर उन्होंने एक मोटी सांस छोड़ी। रोहन मल्होत्रा, लक्ष्मण सिंह ने नाम लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार लक्ष्मण सिंह ने दहाड़ नहीं मारी, बल्कि दांत भींचे उनके बीच बार बार बुदबुदाते रहे। एक मौका, मुझे एक मौके की जरूरत है। रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से गिराने का मौका। लेकिन ऐसा मौका कहाँ मिल सकता था। लक्ष्मण सिंह के होंठ बैंगनी हो गए थे, लगभग खून रिसने की कगार पर, क्योंकि वे अपने बालों को बार बार पकड़ रहे थे, एक एक करके उखाड़ते हुए। जब लक्ष्मण सिंह अपने दिमाग को तोड़ रहे थे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी एक फ़ोन कॉल आया। लगातार बजती रिंगटोन ने लक्ष्मण सिंह को उनके जुनून से जगा दिया। उन्होंने फ़ोन उठाया, उनकी आंखें चमक उठीं। यह उपमहाप्रबंधक विकास यादव का फ़ोन था। लक्ष्मण सिंह ने कुछ हद तक तर्कसंगतता वापस पाए, अपनी भावनाओं को स्थिर किया और कॉल का जवाब दिया। आधा दिन क्यों लगा जवाब देने में। फ़ोन पर श्री यादव बहुत असंतुष्ट थे। हाँ, मैं बस थोड़ा बाहर गया था और अपना फ़ोन था नहीं ले गया था। आपको क्या चाहिए? लक्ष्मण सिंह ने श्री यादव को सम्मानपूर्वक समझाया। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। श्री यादव ने फ़ोन पर उन्हें निर्देश दिए। लक्ष्मण छोटी आह की राख सी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं और यहाँ तक कि उत्साह की एक झलक भी उभरी। समझ गया, मैं इसे करवा दूंगा, लक्ष्मण सिंह ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। उनके चेहरे पर एक कुटिल और जहरीली मुस्कान फैल गई। अवसर क्या यह नहीं है? फ़ोन रखते हुए लक्ष्मण सिंह ने उत्साह से अपने हाथों को रगड़ा, अपनी उंगलियों से डेस्क पर बार बार थकाया। उनकी आदत जब वे किसी मामले पर विचार करते थे। इस तरह करते हैं। लक्ष्मण सिंह ने आखिरकार एक विचार पर ठहर गए और खड़े हो गए। लैंडलाइन पर एक कॉल डायल किया। हेलो, ये लक्ष्मण सिंह है, तुरंत मेरे कार्यालय में आओ, लक्ष्मण सिंह ने बिना किसी लागलपेट के कहा और फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटा और मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी जल्दी लक्ष्मण सिंह के कार्यालय में दाखिल हुआ। श्री सिंह, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? व्यवसाय विकास प्रबंधक ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्मण सिंह के अधीन वाले लोग उनके जाने से पहले काम छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें केवल उनके बाद ही जाना था। वर्तमान में उपप्रबंधक सिंह का चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। उनकी बड़ी आंखें लाल थीं। उनके हमेशा बेदाग बाल बिखरे हुए थे और उनके कपड़े, जो आमतौर पर साफ सुथरे रहते थे, अब बालों के गुच्छों से चिपके हुए थे। व्यवसाय विकास प्रबंधक को कोई अंदाजा नहीं था कि श्री सिंह ने क्या सहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सताया हो। परियोजना विभाग में और कौन उन्हें इस तरह की दयनीय हालत में छोड़ सकता था? निश्चित रूप से चंदन शर्मा नहीं। वास्तव में व्यवसाय विकास प्रबंधक को कुछ पता था। उन्होंने दूर से रोहन मल्होत्रा, विक्रय चौधरी और सौरभ मिश्रा को प्रमोशन विभाग से गुजरते देखा था और इससे पहले उपप्रबंधक सिंह की गुस्से भरी दहाड़ की हल्की आवाजें आई थीं। इसके जवाब में परियोजना में बाकी सभी का बड़ी ही तरह व्यवसाय विकास प्रबंधक ने बस अपना दरवाजा बंद कर लिया और इसके बाहर की हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। मुसीबत से बचना सबसे अच्छा है। इसके अलावा हर कोई एक बात पर और अधिक यकीन करने लगा था, रोहन मल्होत्रा का साथ उलझना ठीक नहीं था। इस समय अपने दिमाग में एक रणनीति बनाते हुए लक्ष्मण सिंह का व्यवहार अब हार का नहीं था। उन्होंने व्यवसाय विकास प्रबंधक की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रबंधक के चाटुकार व्यवहार के साथ लक्ष्मण सिंह का मूड स्वाभाविक रूप से काफ़ी बेहतर हो गया। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुम्हें इसे अभी शुरू करना होगा, लक्ष्मण सिंह ने इशारा किया। व्यवसाय विकास प्रबंधक ने चकिचाने की हिम्मत नहीं की और पास आए। लक्ष्मण सिंह ने उनके कान में फुसफुसाया और जैसे जैसे वे बोलते गए, व्यवसाय विकास प्रबंधक की अभिव्यक्ति कई बदलावों से गुजरी। आश्चर्य और संदेह से धीरे धीरे डर में बदल गई। ये नहीं चलेगा, श्री सिंह आमतौर पर आज्ञाकारी व्यवसाय विकास प्रबंधक ने कहा, पहली बार इनकार करने की कगार पर। अगर यह स्थिति बिगड़ गई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। ऐसा लगता था कि रोहन मल्होत्रा और उपप्रबंधक सिंह के बीच का संघर्ष उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां से कोई वापसी नहीं थी। एक बार जब लक्ष्मण सिंह ने ये कदम उठाया तो उनके पास भी कोई रास्ता नहीं रह जाता। तुम करोगे या नहीं? लक्ष्मण सिंह ने घूरा
आमतौर पर प्रभावशाली इस घूरने से व्यवसाय विकास प्रबंधक की नज़र डर से सिकुड़ गई, फिर भी वे अनिच्छुक और आगे बढ़ने से डर रहे थे। यह मामला वाकई में, वरना, व्यवसाय विकास प्रबंधक ने बुदबुदाया, उनके चेहरे पर दर्द के साथ धीमी आवाज में टालमटोल करने की कोशिश की। लक्ष्मण सिंह की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। रोहन मल्होत्रा के लोगों को देखो, उनके लिए अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार, और फिर उनके अपने अधीनस्थ थे। ये भरोसे मंद और विश्वसनीय प्रबंधक उनकी चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। लक्ष्मण सिंह की रोहन मल्होत्रा से जलन चरम पर थी और अपने लोगों के प्रति उनकी नाराजगी ने उनके दांतों में खुजली पैदा कर दी। तुम्हें ये करना है, बड़ी ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो, लक्ष्मण सिंह ने जोर दिया। व्यवसाय विकास प्रबंधक ने और कुछ कहने की कोशिश की। इस परियोजना के अलावा क्या तुम्हें उन सभी रिश्वतों की याद है जो तुमने ली हैं, और हमारे ग्राहकों को चुपके से प्रतियोगियों को भेजने के बारे में क्या मुझे इसे स्पष्ट करना होगा? लक्ष्मण सिंह ने धमकाया। बेशक तुम मुझ पर उल्टा इल्जाम लगाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे सभी सबूत जाली होंगे। व्यवसाय विकास प्रबंधक ने लक्ष्मण सिंह को डर से देखा। उनका बॉस सांप की तरह जहरीला था। मैं करूंगा। आखिरकार व्यवसाय विकास प्रबंधक ने दांत पीसते हुए जोर से सिर हिलाया। गुरुवार आ गया और आज वह दिन था जब रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह को अपनी पांडुलिपि जमा करने का वादा किया था। दस्तावेज को पहले ही सभी ने कई बार जांच लिया था, ये पूरी तरह ठीक था। रोहन मल्होत्रा ने एक प्रति कॉपी की। इसे लक्ष्मण सिंह को ले जाने के लिए तैयार। क्यों न हम पहले श्री चंदन को सूचित करें, फिर प्रबंधकों को बुलाएं और बड़े सम्मेलन कक्ष में रिपोर्ट करें। विक्रय चौधरी थोड़ा चिंतित थे। कल लक्ष्मण सिंह निश्चित रूप से पागल हो गए होंगे और मुझे डर है कि वे सब कुछ नकार देंगे और अधिक खामियां निकालेंगे। अगर वे परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। आज के विभागीय पुरस्कारों से उन्हें एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा। उनकी मुस्कान में ठंडक थी। कल की घटनाओं को याद करते हुए रोहन मल्होत्रा के भीतर एक अनसुलझा गुस्सा महसूस हुआ। अपने दोस्तों के पीछे पड़ने की हिम्मत करना लक्ष्मण सिंह ने हद पार कर दी थी। भले ही लक्ष्मण सिंह इसके बाद कोई कदम उठाना बंद कर दे, रोहन मल्होत्रा चीजों को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर कि रोहन मल्होत्रा को मनाना संभव नहीं था, विक्रय चौधरी ने इस मामले को छोड़ दिया। वास्तव में इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर लक्ष्मण सिंह बेशर्मी से व्यवहार करते तो वे बाद में चंदन शर्मा के पास जा सकते थे। समय बहुत था। रोहन मल्होत्रा यूएसबी ड्राइव लेकर सीधे लक्ष्मण सिंह के कार्यालय की ओर बढ़े। इस समय लक्ष्मण सिंह अपनी मेज के पीछे बैठे थे, कंप्यूटर के सामने अपने फोन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और कभी भी समय देख रहे थे। ये रोहन मल्होत्रा मुझे रिपोर्ट करने कब आएगा? मुझे उम्मीद है कि वह दोपहर में आने की योजना नहीं बना रहा है। लक्ष्मण सिंह ने भौहें सिकुड़ते हुए अपने आप से बुदबुदाया, वरना मुझे उसे फोन करना चाहिए और उसे अभी आने के लिए कहना चाहिए। कल लक्ष्मण सिंह ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। आज उनके पास रोहन मल्होत्रा के साथ एक अच्छा नाटक करने के लिए था, लेकिन घंटी बजने से पहले उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना था। इस कार्य का एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि रोहन मल्होत्रा को यहाँ कम से कम 2 घंटे तक व्यस्त रखना। इस दौरान उन्होंने रोहन मल्होत्रा के लिए एक गहरा गड्ढा खोदने की योजना बनाई थी, ताकि जब नाटक शुरू हो रोहन मल्होत्रा खुद उस गड्ढे में कूद जाए। जितना अधिक लक्ष्मण सिंह इसके बारे में सोचते थे, उतना ही वे उत्साहित होते थे, बार बार रोहन मल्होत्रा को बुलाने की इच्छा को दबाते हुए। वह लड़का चालाक था, सावधानी बरतना बेहतर था। लक्ष्मण सिंह इंतजार करते रहे। आखिरकार उनके कार्यालय के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आई। लक्ष्मण सिंह ने सिर उठाया। उनका चेहरा रोहन मल्होत्रा को दरवाजे पर खड़ा देखकर चमक उठा। प्रबंधक रोहन, आप आ गए, अंदर आइए। लक्ष्मण सिंह खड़े हो गए। उनकी मुस्कान गर्मजोशी और उत्साह से भरी थी। रोहन मल्होत्रा जो डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लक्ष्मण सिंह की अचानक गर्मजोशी से हक्के बक्के रह गए। क्या ये वही लक्ष्मण सिंह थे जो कल तनाव और शत्रुता से भरे थे? जब चीजें असामान्य रूप से व्यवहार करती हैं तो निश्चित रूप से कोई भूत होता है। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। फिर भी सतह पर रोहन मल्होत्रा शांत रहे और अंदर चले गए। दस्तावेज सब यहाँ है श्री सिंह, देख लीजिए। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि हमारे विभाग का बोनस सम्मानित किया जाएगा, रोहन मल्होत्रा ने कहा, यूएसबी ड्राइव को मेज पर रखते हुए और इसे लक्ष्मण सिंह की ओर धकेलते हुए। लक्ष्मण सिंह ने सिर हिला या यूएसबी ड्राइव लिया और इसे अपने कंप्यूटर में डाला, डिजाइन ड्राफ्ट खोला और इसे गंभीरता से देखने लगे। रोहन मल्होत्रा ने उनके खामियां निकालने का इंतजार किया, लेकिन लक्ष्मण सिंह बस देखते रहे, बिना एक शब्द बोले, बार बार सिर हिलाते हुए और यहां तक कि एक स्वीकृत अभिव्यक्ति के साथ। रोहन मल्होत्रा हैरान थे। क्या ये हो सकता है कि लक्ष्मण सिंह वास्तव में पागल हो गए हों? बिल्कुल बुरा नहीं, बहुत पेशेवर और सुंदर। प्रबंधक रोहन, मैं सोच रहा हूं कि आपको सीधे नेताओं को रिपोर्ट करने के लिए कहूं, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे इसे समझा सकते हैं? लक्ष्मण सिंह का चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। उन्होंने यहां तक कि अपनी कुर्सी खाली कर दी और रोहन मल्होत्रा को वहां बैठने का इशारा किया। ये रचनात्मक बिंदु अच्छे हैं, लेकिन इनके बारे में बात करते समय प्रत्येक को उनके व्यावसायिक मूल्य से जोड़ना सबसे अच्छा है। जितना अधिक व्यवसाय उन्मुख
उतना बेहतर। आप जानते हैं कि यह एक व्यावसायिक परियोजना है और हमें परियोजना की विशेषताओं पर जोर देना होगा, भले ही ये थोड़ा सामान्य हो। यह निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करता है। लक्ष्मण सिंह ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए स्वीकृति में जीभ चटकाई और फिर एक अनुरोध किया। यह मांग काफ़ी निष्पक्ष और उचित थी, बिना किसी परेशानी के निशान के। रोहन मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में ये डिज़ाइन ड्राफ्ट मूल रूप से एक व्यावसायिक शैली पर केंद्रित था जो सीधे निवेशकों की इच्छाओं पर लक्षित था। प्रस्तुति देते समय व्यावसायिक गुणों के इर्द गिर्द घूमना स्वाभाविक था। ठीक है, मैं इसे संक्षेप में समझा देता हूँ। रोहन मल्होत्रा मेज के चारों ओर कंप्यूटर तक गए। हालांकि उन्होंने लक्ष्मण सिंह की कुर्सी पर नहीं बैठा। लक्ष्मण सिंह के पीछे खड़े होने और उन्हें नीचे देखने की धारणा ने उन्हें असहज कर दिया। इसलिए रोहन मल्होत्रा ने खड़े रहकर समझाने का फैसला किया। लक्ष्मण सिंह ने जोर नहीं दिया और खड़े होकर सुनते रहे। हमने इस ब्रोशर को कई प्रमुख हिस्सों और खंडों में विभाजित किया है, जिसमें स्थान, परिवहन सुविधाएं, डिजाइन और संपत्ति प्रबंधन शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से चर्चा करने के लिए रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह के लिए ब्रोशर को शुरू से अंत तक संक्षेप में बताया। लक्ष्मण सिंह ने वास्तव में बहुत ध्यान से सुना, बार बार सिर हिलाते हुए। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे वे पूर्ण कार्य के लिए बहुत प्रशंसा करते हों। अगर कल की घटना नहीं हुई होती जो लगभग बेकाबू हो गई थी, तो रोहन मल्होत्रा वास्तव में सोचते कि क्या लक्ष्मण सिंह ने अपने तरीके बदल लिए हैं। क्या ये हो सकता है कि विकास यादव ने हस्तक्षेप किया, लक्ष्मण सिंह को उनके साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए मजबूर किया? यह असंभव नहीं था। अगर ऐसा था तो विकास यादव ने निश्चित रूप से कुछ चैनलों के माध्यम से उनके बारे में कुछ विवरण सीखा होगा, लेकिन समूह के साथ उनके रिश्ते की गहराई के बारे में अनिश्चित रहे। बेशक ये भी संभव नहीं था कि लक्ष्मण सिंह कुछ नापाक मंस बड़े ऊबे बना रहे हों, जानबूझकर उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हों। रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह को गहराई से देखा। बुरा नहीं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि यह व्यवसाय के थीम के साथ तंगी से एकीकृत नहीं है। इसे फिर से सोचें, अपने शब्दों को व्यवस्थित करें, अपने वाक्यांशों को, ताकि थीम और अधिक उभरे। और यहाँ लक्ष्मण सिंह ने माउस स्क्रॉल किया, कुछ जगहों की ओर इशारा करते हुए। उनके सुझाव अभी भी उचित थे, उन क्षेत्रों को इंगित करते हुए जिन्हें रोहन मल्होत्रा ने जानबूझकर छोड़ दिया था। आखिरकार अगर कोई बार और अंधाधुंध व्यावसायिक प्रकृति पर जोर देता तो ये परियोजना के कुछ मुख्य आकर्षणों को ढक सकता था, जिससे यह अनिवार्य रूप से भद्दा हो जाता। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, एक क्षण के लिए सोचा और लक्ष्मण सिंह के लिए कुछ विवरण जोड़े। बहुत अच्छा प्रबंधक रोहन वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, वाकपट। छोटे मेरे दिमाग में जो था उससे कहीं बेहतर। लेकिन देखिए क्या हम, लक्ष्मण सिंह ने बातचीत के लहजे में जारी रखा, रोहन मल्होत्रा के साथ चर्चा करते हुए कि व्यवसाय और निवेश के थीम को कैसे अधिकतम किया जाए। इस तरह रोहन मल्होत्रा ने वहां पूरे 2 घंटे बिताए। अगर रक्तकमल की मदद न होती तो शायद रोहन मल्होत्रा के पास भी शब्द खत्म हो जाते। एक औसत व्यक्ति शायद ऐसी बातचीत के बाद अपने दिमाग में सिर्फ व्यवसाय और निवेश के बारे में सोचता रह जाता। अंत में वास्तव में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। यहाँ तक कि लक्ष्मण सिंह के पास भी कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने अपने सेल फोन पर नज़र डाली, मुस्कुराए और रोहन मल्होत्रा से कहा, ठीक है प्रबंधक रोहन, मैं इस प्रस्ताव से बहुत संतुष्ट हूँ। आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं अभी वित्त विभाग से संपर्क करने जा रहा हूँ ताकि आपका बोनस तैयार किया जाए। मामला अपेक्षा से अधिक आसानी से चला। लक्ष्मण सिंह की अंतिम स्वीकृति अचानक आई, जैसे कि वे उन्हें जल्दी से छुटकारा पाने की हड़बड़ी में थे। रोहन मल्होत्रा भी वहां और रुकना नहीं चाहते थे और तुरंत प्रमोशन विभाग में लौट आए। जैसे ही वे प्रमोशन विभाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वे लगभग विक्रय चौधरी से टकरा गए जो घबराहट में बाहर आए थे। रोहन, तुम वापस आ गए, क्या हुआ, क्या बात है? रोहन मल्होत्रा ने तुरंत पूछा। श्री चंदन चाहते हैं कि तुम वापस आते ही उनके पास सजाओ। जल्द ही एक वीआईपी आने वाला है, विक्रय चौधरी ने रहस्यमयी ढंग से कहा। कौन सा वीआईपी? रोहन मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। गुरु सुरेंद्र कायस्थ, श्री विनय, श्रीमती यादव और एक जिला महापौर व्यक्तिगत रूप से उनके साथ होंगे। वे किसी भी मिनट में पहुंचने वाले हैं। लोगों का एक समूह त्रिकोण चौक के बाहरी चौक को पार करके चल रहा था। समूह का नेतृत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे थे जो सफ़ेद कुर्ता और काले पायजामा पहने थे, साथ में पुराने कपड़े के जूते। ये थे गुरु सुरेंद्र कायस्थ। उनके बगल में एक सम्मानित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसमें कुछ हद तक अधिकारपूर्ण व्यवहार था। वे थे जिला प्रमुख विश्वजीत राव, जो गुरु सुरेंद्र कायस्थ के छात्र भी रह चुके थे। दूसरी ओर आधा कदम पीछे विनय गुप्ता और विकास यादव चल रहे थे। इस समय विद्वान विनय गुप्ता और आमतौर पर दबंग विकास यादव दोनों के चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। पिछले माह बड़ी ई ने गुरु सुरेंद्र कायस्थ महापौर के साथ आए थे और यहाँ संयोगवश रुके थे। उस समय गुरु को इस परियोजना का विशेष रूप से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। तब से विनय गुप्ता अपने दिमाग को तोड़ रहे थे, ये सोचते हुए कि कैसे इस बुजुर्ग सज्जन का दृष्टिकोण बदलवाया जाए।
अनपेक्षित रूप से आज गुरु ने स्वयं पहल करके यहाँ देखने आने का फैसला किया। गुरु सुरेंद्र कायस्थ की बात करें तो वे पूरे इंद्रपुर और वास्तव में पूरे देश में प्रसिद्ध थे। व्यवसाय और राजनीति में उनके व्यापक शिष्य थे और वे एक महत्वपूर्ण प्रभाव वाले व्यक्ति थे। यदि कोई उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल करवा सके तो यह निश्चित रूप से परियोजना की प्रतिष्ठा को कई स्तर ऊपर ले जाएगा। हालांकि बुजुर्ग सज्जन का एक नियम था, वे कभी भी उद्घाटन के रिबन कटिंग समारोहों में भाग नहीं लेते थे, यहाँ तक कि उन परियोजनाओं के लिए भी नहीं जिन्हें उन्होंने स्वयं डिजाइन किया था। स्थानीय उद्यमों के नेताओं के रूप में विनय गुप्ता और विकास यादव इस गुरु स्तर के व्यक्ति के महत्व को अतिशयोक्ति नहीं दे सकते थे और यहाँ तक कि व्यस्त बैठकों को छोड़ने और अपने विवादों को एक तरफ रखने के लिए तैयार थे ताकि उनके साथ रह सके। किसी भी गलती से डरते हुए गुरु का महत्व स्वतः स्पष्ट था। उस समय गुरु सुरेंद्र कायस्थ अपने हाथ पीछे रखकर चल रहे थे, इधर उधर देखते हुए। एक वाणिज्यिक चौक परियोजना की जांच न केवल इस की वास्तुकला और आंतरिक के लिए की जानी थी, बल्कि बाहरी चौक स्थान के डिजाइन और यातायात संगठन के लिए भी। कठमुल्ला पथराई से लेकर नर्म परिदृश्य वातावरण तक, पौधों, फव्वारों, जल सुविधाओं और विश्राम क्षेत्रों जैसे एक कार्यात्मक सुविधाओं जैसे विवरण सभी इस बात को प्रभावित करते थे कि परियोजना कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। ये गुरु का काम था, उनकी कठिन मेहनत। लेकिन अब जैसे ही गुरु ने निरीक्षण किया और अपने आप से बुदाया, उन्होंने मुख्य आकर्षणों की तलाश की, जैसे कि यह परियोजना उनके डिजाइन की नहीं थी। नज़दीक से देखने पर उस युवा लड़के के कुछ डिजाइन वास्तव में सरल हैं। मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया, शायद मैं ही पुरा ना पड़ गया हूं, बुजुर्ग ने अपने आप से बुदबुदाया सामने के वास्तविक दृश्य की तुलना करते हुए। विनय गुप्ता ने हल्की मुस्कान पहनी। गुरु की आखिरी यात्रा के बाद से परियोजना ने विवरणों पर कसावट की थी और कई क्षेत्रों को फिर से काम किया गया था। इस बार वे गुरु को संतुष्ट करने के लिए दृढ़ थे। यदि गुरु प्रसन्न हुए तो शायद वे उद्घाटन में सम्मानित अतिथि के विषय को छेड़ सकते थे। यदि वे सहमत हुए तो त्रिकोण चौक का यान निश्चित रूप से इंद्रपुर में नंबर 1 बन जाएगा। विकास यादव के चेहरे पर मुस्कान के साथ वे भी गुरु सुरेंद्र कायस्थ के सामने एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते थे। मैंने विशेष रूप से लक्ष्मण सिंह को निर्देश छोटी यह था कि परियोजना को पहले से साफ सुथरा कर लिया जाए ताकि कुछ भी ऐसा न हो जो गुरु को नाराज करे। यहाँ तक कि प्रवेश द्वार पर की गई होर्डिंग को भी बदल दिया गया है। बुरा नहीं, लक्ष्मण काफी कुशल हैं, विकास यादव ने संतुष्टि के साथ टिप्पणी की। इस बार यह मेहमानों और मेजबानों दोनों के लिए एक खुशी का अवसर होना चाहिए। रास्ते में गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने इशारों और अपनी उंगलियों से दृश्यों को फ्रेम किया। छोटे दबुदाते हुए, यहाँ खाली स्थान छोड़ना अच्छा है, यह उपचार वास्तव में चतुर है। गुरुजी, जिला प्रमुख विश्वजीत राव मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आप अपने आप से क्या बुदबुदा रहे हैं? आप इतने खुश दिख रहे हैं, हमें भी इसके बारे में बताइए। तुम होश में आते हुए गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने अपने छात्र की ओर होंठ टेढ़े किए। तुम सिर्फ जीडीपी, निवेश, रिटर्न, नकदी प्रवाह के बारे में सोचते हो, तुम डिजाइन को कैसे समझोगे? जिला प्रमुख विश्वजीत हंसे। उनके गुरु अभी भी वही थे और जरा भी नहीं बदले थे। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे एक भूदृश्य स्थान पर पहुंचे जो वर्तमान में निर्माणाधीन था, उत्साही गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। वहां एक स्पष्ट रूप से बेमिल होर्डिंग का हिस्सा दिखाई दिया जो बहुत ही आकर्षक था। बिल्कुल नया लाल पृष्ठभूमि और चमकते सुनहरे अक्षरों के साथ छवि में एक कथित सफल व्यक्ति था जो खुशी बिखेर रहा था, अहंकारी ढंग से 2 अंगूठे ऊपर कर रहा था। चित्र पर लिखा हुआ पाठ और भी सीधा और कच्चा था। पैसा कमाओ, पैसा पैसा, एक बार मुझे दुकान मिल जाए। इंद्रपुर मेरा है धन, सोने की दुकानें, वाणिज्यिक शिखर, अंतहीन संभावनाएं। 3 पीढ़ियों के लिए धन, सबसे मोटा, सबसे सीधा और सबसे कम डिजाइन प्रेरित घेरा अभी यहाँ अचानक प्रकट हो गया था। इसने किसी को भी जिसके पास जरा सा भी डिजाइन प्रतिभा नहीं थी को असहनीय रूप से भद्दा महसूस करा। या इस कला और संस्कृति से भरे चौक पर यह ऐसा था जैसे किसी नाजुक लड़की पर मोटा फाउंडेशन लगा दिया जाए और उसके होठों को चटक लाल रंग दिया जाए। अश्लीलता की हद। और सबसे बुरी बात, यह नया स्थापित किया गया था। विनय गुप्ता और विकास यादव के चेहरों पर एक साथ बदलाव आया। पिछली बार गुरु सुरेंद्र कायस्थ विवरण की कमी और कच्चे प्रचार पर भड़क गए थे जो केवल एक घेरे से उत्पन्न हुआ था। इस बार ऐसा घेरा क्यों दिखाई दिया जो छोटी ई छले से भी अधिक कच्चा था? ये पूरी तरह से आंखों को चुभने वाला था। विनय गुप्ता ने विकास यादव की ओर देखे बिना नहीं रह सके। उनका पहला विचार ये था कि विकास यादव ने इसे तोड़फोड़ की थी, लेकिन विकास यादव उनसे भी अधिक आश्चर्यचकित थे। इस घेरे में कितना मजबूत वाणिज्यिक माहौल है। सुरेंद्र कायस्थ ने उदासीनता से टिप्पणी की, फिर मुड़े और चौक के अंदर की ओर बढ़ गए। यह क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे सुधारा गया था? क्या तुम्हें नहीं पता? गुरुजी को इससे नफरत है। जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने घेरे की ओर देखा और उन्होंने भी भौहें सिकोड़ लीं। यह नहीं था कि एक वाणिज्यिक परियोजना वाणिज्यिक तत्वों को प्रदर्शित नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बस बहुत कम गुणवत्ता वाला, बहुत अश्लील था। जिला प्रमुख विश्वजीत को इसे वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे थे। उन्हें लगता था कि उपनगरों में भी शायद ही ऐसा कुछ देखने को मिले। जिला प्रमुख विश्वजीत ने भारी सांस छोड़ी और जल्दी से अपने गुरु के पीछे चल दिए।
चंदन शर्मा और लक्ष्मण सिंह आखिर क्या कर रहे हैं, ये क्या राक्षस है? विनय गुप्ता ने गुस्से में अपने आप से बुदबुदाए। विकास यादव का चेहरा अंधेरा हो गया। उन्होंने पिछली रात लक्ष्मण सिंह को फोन किया था और अब इस नवस्थापित घेरे को देखकर यह व्यावहारिक रूप से उनके चेहरे पर तमाचा था। दोनों नेता हांफते और फूंकते हुए विपणन केंद्र की ओर दौड़। उस समय चंदन शर्मा और लक्ष्मण सिंह नेताओं के साथ नहीं थे, नहीं कि वे अनिच्छुक थे, बल्कि इसलिए कि गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने परियोजना कर्मचारियों को उनके साथ आने से मना किया था। वे स्थान तैयार करने और प्रबंधकों के साथ संवाद करने में व्यस्त थे। उन्हें सुना था कि इस बार गुरु सुरेंद्र कायस्थ कर्मचारियों के साथ आकस्मिक बातचीत करना चाहते थे। दोनों प्रबंधक बुजुर्ग को नाराज करने से डरते हुए अपने वरिष्ठों को निर्देश देने में व्यस्त थे। जैसे ही वे व्यस्त थे, एक युवा कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, घबराया हुआ और हाँफता हुआ। क्या हुआ? चंदन शर्मा ने चिल्लाया जब उन्होंने देखा कि यह एक कर्मचारी था जो नेताओं के साथ गया था। उन्होंने जवाब के लिए दबाव डाला। यह अच्छा नहीं है, कर्मचारी ने हाँफते हुए कहा। गुरु सुरेंद्र कायस्थ जिला प्रमुख विश्वजीत वे 4 ऋतु पुष्प द्वीप दर्शनीय स्थल पर पहुंचे और बाहर की होर्डिंग देखी। होर्डिंग का क्या? चंदन शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें याद था कि उन्होंने इसे एक दर्शनीय दृश्य वाली होर्डिंग से बदल दिया था जो काफी उपयुक्त लग रही थी। नेताओं ने कहा कि नई होर्डिंग अश्लील है और गुरु नाखुश है। युवा कर्मचारी ने गटकते हुए नहीं रह सका। उन्हें नहीं पता था कि गुरु की क्या अभिव्यक्ति थी, लेकिन विनय और विकास के गुस्से वाले चेहरे उनके लिए स्पष्ट थे। नहीं, यह कैसी दिखती है? चंदन शर्मा को अचानक बेचैनी महसूस हुई और वे लक्ष्मण सिंह की ओर देखे बिना नहीं रह सके। लक्ष्मण सिंह ने भी गहरी भौहें सिकोड़ लीं। परसों मैंने निवेश प्रचार के लिए एक छोटी बैठक आयोजित की थी, वहां कुछ प्रचार होना था, शायद उन्होंने ही इसे बदल दिया। मैंने तो प्रमोशन विभाग के रोहन मल्होत्रा से इसकी जांच करने को भी कहा था। क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? लक्ष्मण सिंह ने परेशानी को निवेश और प्रमोशन विभागों पर डाल दिया, लेकिन चूंकि यह होर्डिंग के मुद्दे से संबंधित था, ये भी प्रचार का हिस्सा था जो स्पष्ट रूप से सीधे प्रमोशन विभाग की ओर इशारा करता था। चंदन शर्मा के पास उनके साथ बहस करने का मन नहीं था। उन्होंने जल्दबाजी में सिर हिलाया और नेताओं का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। लक्ष्मण सिंह पीछे पीछे चले। उनके मुंह के कोने पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान उभर आई। होर्डिंग को लक्ष्मण सिंह के निर्देशों पर बदला गया था, जो सड़क पर मिली एक छोटी कार्यशाला से लिया गया था, जो कच्चा बना था और अत्यंत अश्लील था। ईमानदारी से कहें तो इसे स्थापित करने के बाद लक्ष्मण सिंह ने इसे देखा और घृणा महसूस की। यह परियोजना का अपमान था। अगर यह उस गुरु की नज़र में आ गया जो अपने काम को बहुत संजोता था। पिछली बार जब गुरु सुरेंद्र कायस्थ गुस्सा हुए थे, तब से लक्ष्मण सिंह ने अपना होमवर्क किया था। गुरु सुरेंद्र कायस्थ एक ऐसे व्यक्ति जो मानवतावाद की कद्र करते थे और कठोरता और अत्यधिक व्यावसायिक गंध से घृणा करते थे, अपने काम को बहुत संजोते थे। लक्ष्मण सिंह ने ये जानबूझकर किया था। ये चतुर नहीं था, नहीं यह कोई रणनीति थी, लेकिन ये सबसे सीधा और प्रभावी तरीका था। गुरु जो पहले रोहन मल्होत्रा से नहीं मिले थे, उस होर्डिंग के साथ रोहन मल्होत्रा के जुड़ाव को जानकर बहुत खराब पहला प्रभाव लेंगे। लोगों के बीच पहला प्रभाव अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होता है और इसे बाद में बदलना मुश्किल होता है। और ये तो बस शुरुआत थी। लक्ष्मण सिंह को अपने दिल में गर्व महसूस हुआ। खेल उनका था, लक्ष्मण सिंह का, जिसे खेलना और नियंत्रित करना था। यहाँ तक कि गुरु सुरेंद्र कायस्थ भी इसमें शामिल थे। वे भी बस खेल का एक हिस्सा थे। विनय गुप्ता और विकास यादव के लिए भी यही था। इन सब के बारे में सोचकर लक्ष्मण सिंह को इतना उत्साह हुआ कि उन्हें पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। चंदन शर्मा विपणन केंद्र के प्रवेश द्वार पर दौड़ कर गए और वहां गुरु सुरेंद्र कायस्थ और उनके दल से मिले। उन्होंने चुपके से देखा और पाया कि पीछे खड़े कुछ नेताओं के चेहरे बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। इसके विपरीत सामान्य रूप से गर्म मिजाज वाले गुरु का मुंह बेहतर लग रहा था। कम से कम वे गुस्सा नहीं दिखा रहे थे। गुरुजी कृपया इस तरफ आएं। नेता पहले सम्मेलन कक्ष में जाकर पैर आराम कर सकते हैं। हमने वहां कुछ नाश्ता तैयार किया है, चंदन शर्मा ने सावधानीपूर्वक मुस्कान के साथ कहा। गुरु सुरेंद्र कायस्थ और जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने चंदन शर्मा की ओर विनम्रता से सिर हिलाया और कर्मचारियों के नेतृत्व में सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़े। इस मौके का फायदा उठाकर विनय गुप्ता ने चंदन शर्मा को एक तरफ खींच लिया। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने तुरंत फुसफुसाते हुए पूछा, उस होर्डिंग का क्या माजरा है? यह इतना संयोग नहीं हो सकता कि गुरु के आने के ठीक समय पर ऐसा कुछ बदल दिया गया। विनय गुप्ता कुछ नाराज थे, ये जानते हुए कि विकास यादव भी गुरु की बहुत कद्र करते थे कि हस्तक्षेप करें, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आत्मतुष्टि हुई। जैसी कि उम्मीद थी, परेशानी हो गई थी। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि निवेश विभाग और प्रमोशन विभाग द्वारा अनधिकृत परिवर्तन था, लेकिन मेरे विचार में प्रमोशन विभाग को इसका दोष लेना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह स्पष्ट रूप से रोहन मल्होत्रा को निशाना बना रहे हैं। चंदन शर्मा ने तब फुसफुसाते हुए कहा, क्या श्रीमती यादव ने भी? नहीं, विनय गुप्ता ने हाथ हिलाया। विकास यादव को अहंकार और निरंकुशता की आदत थी। जिन रणनीतियों में वे व्यक्तिगत रूप से शामिल होते थे, वे हमेशा सीधे और बलपूर्वक होती थीं।
वे इन छोटे मोटे हथकंडों तक नहीं उतरते थे और वैसे भी ये चतुर चालें नहीं थीं। विनय गुप्ता को उस समय विकास यादव की आंखों में आश्चर्य और गुस्सा याद था जो वास्तविक था। चंदन शर्मा के अनुसार यह अधिक लगता था कि लक्ष्मण सिंह ने एक तरफा कार्रवाई की थी। विनय गुप्ता जो हमेशा परियोजना पर नजर रखते थे लक्ष्मण सिंह और रोहन मल्होत्रा के बीच के संघर्ष से भी वाकिफ थे। बस इतना था कि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि संघर्ष इस हद तक बढ़ जाएगा कि लक्ष्मण सिंह विकास यादव के सामने ही चाले चलने की हिम्मत करेंगे। गटर में नाव डूबना विकास यादव, तुम्हारे भी ऐसे क्षण है जब तुम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। विनय गुप्ता ने अफसोस जताया और चंदन शर्मा की ओर सिर हिलाकर सम्मेलन कक्ष की ओर दौड़ पड़े। इस समय विकास यादव ने लक्ष्मण सिंह को पकड़ लिया था। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। बोलो, उस घेरे का क्या माजरा है? ये तुमसे संबंधित है ना? विकास यादव ने भयंकर गुस्से के साथ चिल्लाया। ये रोहन मल्होत्रा था, लक्ष्मण सिंह ने निश्चितता के साथ कहा। कुछ दिन पहले मैंने उनके लिए निवेश और लॉजिस्टिक्स विभागों के साथ प्रचार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की थी। आप इसकी जांच कर सकते हैं, ये सच है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उन्होंने इसे ऐसा कैसे कर दिया। लक्ष्मण सिंह के चेहरे पर उनकी नाराजगी दिख रही थी, जैसे कि इसका वास्तव में उनसे कोई लेना देना नहीं था। विकास यादव की नज़र ठंडी थी, सीधे लक्ष्मण सिंह को घूरते हुए, जिससे लक्ष्मण सिंह का दिल बेचैनी से कांप उठा। इस तरह का झूठ शायद दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन विकास यादव जब ऐसे व्यक्ति को धोखा देने के लिए ये काफ़ी नहीं था। लक्ष्मण सिंह को अचानक लगा कि उनका झूठ कुछ मूर्खतापूर्ण था। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, मैं और कोई परेशानी नहीं चाहता, विकास यादव ने गहरे स्वर में कहा। लक्ष्मण सिंह को देखते हुए और इतनी जोर से उनके कंधे पर थपथपाया कि लक्ष्मण सिंह को दर्द हुआ। बोलने के बाद विकास यादव मुड़कर चले गए। खुद को रोक न पाने के कारण लक्ष्मण सिंह ने जोर से निगला, चुपचाप पीछे पीछे चलत हुए। जो योजना उन्हें बेदाग लग रही थी वह बहुत जोखिम भरी थी, लेकिन अगर इसका मतलब खुद को चोट पहुंचाना है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम रोहन मल्होत्रा और भी ज्यादा पीड़ित हो। लक्ष्मण सिंह की आंखों में एक शातिर नजर उभरी। वे रुकना नहीं चाहते थे। मुख्य सम्मेलन कक्ष को ध्यानपूर्वक सजाया गया था, जिसमें उत्कृष्ट चाय और नाश्ता रखा गया था। हालांकि गुरु सुरेंद्र कायस्थ हाथ पीछे बांधे हुए दीवार पर हवाई दृश्य और परिदृश्य रेंडरिंग्स को रुचि के साथ देख रहे थे, कभी विचारमग्न, कभी हल्की मुस्कान दिखाते हुए। ऐसा लग रहा था कि गुरु का मूड अच्छा था, उस घेरे से प्रभावित नहीं। जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने राहत की सांस ली और आराम से चाय पीने लगे। विनय गुप्ता, चंदन शर्मा, विकास यादव, लक्ष्मण सिंह एक के बाद एक मीटिंग रूम में दाखिल हुए। गुरु सुरेंद्र कायस्थ को परियोजना चित्रों का अवलोकन करते देख उन्होंने बाधा डालने की हिम्मत नहीं की और एक तरफ धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। अरे, आप लोग आ गए। थोड़ी देर बाद गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने सभी को नोटिस किया, मुस्कुराकर माफी मांगी। इस बूढ़े को देखो, बस अपनी छोटी सी रुचि में डूब गया। कभी मैं बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाता हूं, कृपया मुझे माफ करें सब लोग। गुरु वास्तव में एक गुरु थे, विनम्र और शिष्ट। भीड़ ने विनम्र हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने चारों ओर सामान्य रूप से देख लिया है और आपने इस महीने कई विवरणों में सुधार किया है, जो बहुत अच्छा है। गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने समूह का सर्वेक्षण करते हुए कहा, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि वाणिज्य को लोगों पर मानवीय अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यही वह चीज़ है जो एक परियोजना को टिकाऊ बनाती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा काम थोड़ा और लंबे समय तक टिके। गुरु सुरेंद्र कायस्थ के शब्दों ने सभी को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। गुरुजी, आपके हमेशा इतने उच्च उद्देश्य होते हैं। जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन जब वे विनय गुप्ता और अन्य लोगों की ओर मुड़े उनका चेहरा गंभीर हो गया। श्री गुप्ता, श्रीमती यादव, हम सब यहाँ परिचित चेहरों में हैं, इसलिए मैं स्पष्ट बोलूंगा। कृपया बोले। जिला प्रमुख विश्वजीत, विनय गुप्ता और विकास यादव ने तुरंत जवाब दिया। एक परियोजना के विवरण केवल वास्तुकला और डिज़ाइन के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि एक अस्थायी घेरा जैसी छोटी चीज़ भी बहुत खराब नहीं हो सकती, जैसे कि हमने पहले देखा। क्या आप मुझे आश्वस्त कर सकते हैं कि किसी निवेशक ने इसे नहीं देखा? हमारी परियोजना जो वाणिज्य और संस्कृति को एकीकृत करने का दावा करती है, अगर यही मानक है तो वे क्या सोचेंगे? जिला प्रमुख विश्वजीत ने गंभीरता से बोला, जोर देते हुए, आपको गुरु की सलाह को सुनना और दिल से लेना चाहिए। जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने गुरु सुरेंद्र कायस्थ के सामने उसी मुद्दे को उठाया जो वे जानते थे कि गुरु स्वयं उठाते। वे जानते थे कि उनके गुरु स्पष्टवादी थे और संभवतः इसे उठाते, इसलिए उनके लिए एक छात्र के रूप में ये स्मरण कराना बेहतर था। विनय गुप्ता और विकास यादव ने जल्दी से अपनी सहमति में सिर हिलाया। गुरु सुरेंद्र कायस्थ अभिव्यक्तिहीन। मामला शांत होने वाला लग रहा था। जिला प्रमुख विश्वजीत, मुझे कुछ कहना है। लक्ष्मण सिंह, जो चुप थे, अचानक आगे बढ़े। बोलने से पहले लक्ष्मण सिंह को खुद में कुछ अंतर्विरोध और चिंता महसूस हुई। चीजें वैसी सुचारू रूप से नहीं चल रही थीं जैसा उन्होंने सोचा था। आखिरकार उन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंका था और उपमहाप्रबंधक विकास यादव जैसे स्तर के लोगों की बुद्धिमत्ता को कम आंका था।
अभी अभी उपमहाप्रबंधक विकास यादव के रवैये ने वास्तव में उन्हें एक तरह की सख्त चेतावनी दी थी। यह कहना कि वे डरे नहीं थे झूठ होगा। फिर भी लक्ष्मण सिंह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पहला कदम पहले ही उठा लिया था और दूसरा कदम उठाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनके सारे दांव अब मेज पर थे, जीत हो या हार वे इसे आजमाना चाहते थे। यदि वे इस मौके का उपयोग करके रोहन मल्होत्रा को गुरु सुरेंद्र कायस्थ को क्रोधित करवा सके तो रोहन मल्होत्रा बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, खासकर इस बार जब जिला प्रमुख विश्वजीत राव उनके साथ थे। केवल जिला प्रमुख का ओहदा ही रोहन मल्होत्रा के लिए काफ़ी होगा। उस समय विनय गुप्ता जैसे लोग जो एक पुरानी लोमड़ी थे संभवतः अपनी गाड़ी बचाने के लिए एक मोहरे की बलि दे देंगे और उपमहाप्रबंधक विकास यादव शायद जले पर नमक छिड़क देंगे। लक्ष्मण सिंह का मानना था कि उनके लिए लाभ जोखिमों से कहीं अधिक थे। पिछले कुछ दिनों में वे रोहन मल्होत्रा की वजह से कुछ हद तक पागल हो गए थे, चिड़चिड़े और आवेगी हो गए थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार अपनी चाल चल दी। आप इस परियोजना के प्रभारी हैं लक्ष्मण सिंह, मुझे लगता है क्या आपके पास कुछ कहना है? जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने लक्ष्मण सिंह को उत्सुकता से देखा। एक व्यक्ति जिसे वे पहचानते थे। जिस क्षण लक्ष्मण सिंह सामने आए विकास यादव की आंखों में ठंडी चमक कौंध गई। ये लक्ष्मण सिंह, उसने वास्तव में उनकी सलाह को अनदेखा करने की हिम्मत की। विनय गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, ठंडी नजरों से देखते रहे। जिला प्रमुख विश्वजीत, आपके द्वारा उल्लिखित मुद्दों के बारे में गुरु सुरेंद्र की पिछली यात्रा के बाद श्री गुप्ता और श्रीमती यादव ने बार बार इन पर जोर दिया है, यहाँ तक कि कई बार सुधारों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी भी की है। आप कह सकते हैं कि हमारी परियोजना पर कर्मचारियों से लेकर प्रबंधकों और उपप्रबंधकों तक सभी इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि हर विवरण का सावधानीपूर्वक हिसाब रखा जाए ताकि किसी भी तरह की अश्लील व्यापारिकता में कमी न आए, लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। इस बयान ने जिला प्रमुख विश्वजीत राव से हंसी की एक हल्की खनक निकाली। उपप्रबोधक लक्ष्मण जी, क्या आपको लगता है कि गुरु में स्वयं श्री गुप्ता और श्रीमती यादव सब अंधे हैं कि हम उस बड़े लाल पृष्ठभूमि वाले सुनहरे अक्षरों को नहीं देख सकते या समझ नहीं सकते, या फिर शायद उपप्रबोधक लक्ष्मण ने इसे कभी देखा ही नहीं है? खैर, तो वह घेरा अभी भी वहाँ है, आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। जिला प्रमुख विश्वजीत को भी कुछ गुस्सा आ रहा था। यह मामला वास्तव में मामूली था। गुरु गुस्सा नहीं थे और उन्होंने इसका जिक्र केवल इसलिए किया ताकि गुरु को इसे फिर से न उठाना पड़े। ये पहले से ही परियोजना को एक रास्ता दे रहा था। वे इसे बस स्वीकार क्यों नहीं कर सकते थे? यदि वे वास्तव में इतने कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार थे तो वह घेरा कहाँ से आया? क्या वह आकाश से गिरा? उस हर दिन के बारे में मेरा भी कुछ कहना है। लक्ष्मण सिंह घबराने से कोसों दूर गंभीरता से जिला प्रमुख से बोले, परसों मैंने एक बैठक आयोजित की थी क्योंकि हमारी परियोजना के निवेश विभाग ने एक प्रचार करना चाहा और मैंने प्रमोशन विभाग से इसमें मदद करने को कहा था। वह घेरा बहुत संभव है कि उनका किया हुआ हो, शायद उन्होंने इसे आज सुबह बदला। प्रबोधक चंदन और मैं इस स्थान को तैयार करने और व्यवस्थित करने में व्यस्त थे, इसलिए हमारे पास जांच करने का समय नहीं था। ये हमारी चूक थी। लक्ष्मण सिंह ने गलती स्वीकारी लेकिन जल्दी से दोष को प्रमोशन विभाग मुख्य अपराधी की ओर मोड़ दिया। तो आपका मतलब है कि वह घेरा दो विभागाध्यक्षों का काम था? रोचक। अभी आपने कहा कि कर्मचारियों से लेकर प्रबंधकों तक सभी अश्लील व्यापार के खिलाफ हैं और यह आपकी अश्लीलता के खिलाफ अभियान का परिणाम है। वास्तव में काफी प्रभावी, जिला प्रमुख विश्वजीत ने काफी व्यंग्य के साथ कहा। गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने अपनी चाय की प्याली उठाई, धीरे से पत्तियों पर फूंका और शालीनता से चाय का आनंद लेना शुरू किया, जैसे कि यह विषय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। जिला प्रमुख विश्वजीत ने गुरु की ओर देखा और उनके दिल में कुछ आश्चर्य हुआ। उनके पुराने गुरु ने कुछ ही दिनों में अपने उग्र स्वभाव को जैसे नर्म कर लिया था। यदि यह पहले होता तो बूढ़े आदमी कूद पड़ते और लक्ष्मण सिंह की नाक की और इशारा करके चिल्लाते, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इस मामले के बारे में आपको कुछ और स्पष्ट करना है, लक्ष्मण सिंह ने जारी रखा। उनके पीछे विकास यादव और विनय गुप्ता दोनों के चेहरों पर कुछ अप्रिय भाव थे। लक्ष्मण सिंह आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखाने वाला था। यह आदमी समग्र स्थिति की परवाह किए बिना आधिकारिक शक्ति के बहाने व्यक्तिगत बदला लेने की तलाश में था और काफी जहरीला था, वास्तव में एक जहरीले सांप का छोटी इला। आपको शायद नहीं पता कि हमारी परियोजना के लंबे समय के कर्मचारियों को कई बार याद दिलाया गया है और सभी महत्व को जानते हैं। हालांकि हमारे विपणन विभाग को हाल ही में एक नया सुपरवाइजर मिला है और यह नया सुपरवाइजर ज्यादा समय से नहीं है, इसलिए कुछ चूक होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण सिंह का जवाब बहुत चतुर था। उन्होंने जो कहा वह सच था, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में इन तथ्यों को बताने से गलतफहमियां होने की संभावना था बड़ी। जिला प्रमुख विश्वजीत राव ने भौहें सिकोड़ लीं। विकास यादव की नज़र हल्के से टिमटिमाई। लक्ष्मण सिंह उनके इच्छाओं के खिलाफ जा रहे थे, एक क्रोधित करने वाला कदम, लेकिन उनकी निर्मम रणनीतियां और साहस उनके लिए एक कुछ हद तक प्रशंसनीय थे। विनय गुप्ता ने भी सिर उठाया, उनकी आंखें हल्की ठंडी थीं। लक्ष्मण सिंह ने ये गड्ढा अच्छे से खोदा था, तथ्यों का उपयोग करके रोहन मल्होत्रा की जिम्मेदारी को पक्का करना, भले ही गुरुओं जिला प्रमुख को बाद में पता चले कि यह गलतफहमी थी। यह उनकी अपनी गलती होगी कि उन्होंने गलत समझा और वे लक्ष्मण सिंह को दोष नहीं दे सकते। जिला प्रमुख विश्वजीत राव बोले,
एक नया सुपरवाइजर उस तरह की बैरिकेड ग छोटे गुणवत्ता के साथ सड़क पर दूसरी श्रेणी की छोटी कार्यशालाएं भी बेहतर कर सकती थीं। और वह विपणन सुपरवाइजर है। आप अपनी परियोजना पर कर्मियों का प्रबंधन कैसे करते हैं? जिला प्रमुख विश्वजीत का सवाल और गर्म होता जा आ रहा था और इससे लक्ष्मण सिंह के अंदर खुशी हुई। जिला प्रमुख को नहीं पता। लक्ष्मण सिंह ने विनय गुप्ता की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक पल का झिझक दिखा। हमारा नया सुपरवाइजर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसे श्री गुप्ता लेकर आए थे। वास्तव में वह बहुत सक्षम है। हाल ही में उन्होंने अपने विभाग को केवल 3 या 4 दिनों में उत्कृष्ट प्रचार सामग्री का एक सेट तैयार करने के लिए नेतृत्व किया। मुझे लगता है कि शायद वह हाल ही में इतना व्यस्त रहा है कि कुछ छोटे क्षेत्रों की उपेक्षा हो गई। लक्ष्मण सिंह रोहन मल्होत्रा के लिए बहाना बनाते हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने प्रभावी रूप से विनय गुप्ता के होंठ सील कर दिए, उन्हें हितों के टकराव से बचने के लिए मजबूर किया और साथ ही प्रचार सामग्री का मामला भी उठाया। इसे विचार करें, एक गुरु जो अपनी प्रतिष्ठा की इतनी रक्षा करता है, एक साधारण बैरिकेड पर इतना ध्यान देता है। प्रचार सामग्री जो विज्ञापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके बारे में क्या वह उसकी और भी ज्यादा परवाह नहीं करेगा? निश्चित रूप से गुरु सुरेंद्र कायस्थ की चाय पीने की गति रुक गई और उनकी भौहें भी कैसे सिकुड़ गईं। आप प्रचार सामग्री की बात कर रहे हैं? गुरु सुरेंद्र कायस्थ बोले। हाँ, लक्ष्मण सिंह ने जल्दी से जवाब दिया। मैं अभी इतना विचारमग्न था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। विपणन विभाग। गुरु सुरेंद्र कायस्थ बुदबुदाए और फिर अचानक पूछा, इस विपणन विभाग के नए सुपरवाइजर का नाम क्या है? रोहन मल्होत्रा। लक्ष्मण सिंह ने जल्दी से जवाब दिया। क्या आप कह रहे हैं कि उसने प्रचार सामग्री का पूरा सेट पर बड़े उड़ा किया? गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने अपनी चाय की प्याली नीचे रखी, रुचि दिखाते हुए। गुरुजी, आप वास्तव में इसे देखना चाहते हैं, है ना? जिला प्रमुख विश्वजीत ने हंसते हुए कहा, हस्तक्षेप करते हुए। वे चिंतित थे कि छोटे उर्रू को नए सुपरवाइजर का खराब प्रभाव पड़ सकता है और फिर व्यावसायिक दिखने वाली प्रचार सामग्री का एक सेट देखने से वे परेशान हो सकते हैं, जो परियोजना टीम के लिए असहज हो सकता है। जिला प्रमुख को हस्तक्षेप करत देख लक्ष्मण सिंह को चिंता की लहर महसूस हुई। उन्होंने घबराहट से गुरु की ओर देखा। लक्ष्मण सिंह मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, गुरु सुरेंद्र कायस्थ, आपको रोहन मल्होत्रा को रिपोर्ट करने के लिए कहना ही होगा, वरना आज सुबह मेरे बार बार किए गए दिमागी धुलाई के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उसे यहाँ बुलाओ और मुझे समझाने दो। गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने आखिरकार वे शब्द कहे। लक्ष्मण सिंह उत्साह से भर उठे। रोहन मल्होत्रा, अब तुम खत्म हो। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।